उसका लिंक भी शेयर कर दूंगा। काफ़ी लोग अभी मेरे ख्याल से कहीं बिजी हैं या उन्होंने ज्वाइन नहीं किया अभी, लेकिन यही टाइम सूटेबल था। उसके बाद कुछ सेशन वगैरह है सरसनी का, तो वो फिर लोग वहाँ पे भी बिजी होंगे, तो फिर मैंने कहा कि हमें इस वक्त कर लेना चाहिए, तो ये एक्चुअली ज़्यादा सूटेबल रहेगा। मेरी स्क्रीन शो हो रही है आप सबको? ओके, हमारा आज का टॉपिक बहुत सिंपल है कि हम कीपा के ऊपर अपनी प्रोडक्ट को जब एक सेलेक्ट करते हैं तो उसको एनालाइज कैसे किया जाए, उस पर क्या चीज़ों को हम देखते हैं, या शीट उसकी कैसे फिल की जाए, ताकि वो हम नॉर्मली मेरे पास लोग शीट भेजते हैं। अभी भी किसी ये भेजी है मुझे किसी ने, मेरे यहीं पे हैं वो, आई थिंक सामा भाई हैं, उन्होंने भेजी है मुझे शीट। उसको मैं एनालाइज कर रहा था कल बैठा हुआ, तो उसमें कुछ इश्यूज थे, तो मुझे लगा कि हाँ मतलब हमें काफ़ी लोगों को इसमें इश्यूज आ रहे हैं कि वो शीट को प्रॉपरली फिल नहीं कर पा रहे, या उन चीज़ों को नहीं देख पा रहे कि जो उनको देखनी चाहिए बिफोर द सिलेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट। तो हम इसको पहले डिस्कस कर लेंगे, इसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। कुछ जनरल क्वेश्चन आंसर भी हैं लोगों के, वो भी हम ले लेंगे इसी में इंशाल्लाह। तो ठीक है, हम एक एसिन सेलेक्ट कर लेते हैं जिसको हम एनालाइज करते हैं प्रॉपरली थ्रू कीपा। तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हम किन किन चीज़ों को देखते हैं बिफोर द सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट, या उसको भेजने के लिए फर्दर आगे। ठीक है, ये एक एसिन है, ये आइटम है। और अच्छा, सबसे पहले अब जब हम इस आइटम को ओपन करते हैं तो हम सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं वेरिएशंस। जो नंबर वन चीज़ है जो यहाँ पे हम देखेंगे कि आइटम जो है वो उसमें कहीं वेरिएशन नहीं है तो नहीं है। अगर तो उसमें वेरिएशन है तो हम उसे फिर उसको फिर हम जो मैंने लास्ट सेशन में भी आपको बताया कि हम उसको फिर मैनुअल ट्रैक करते हैं। द रीज़न मतलब उसको बाकी चीज़ें तो हम देखेंगे बाद में, यानी कि जो फर्दर एनालिसिस, लेकिन उसको पहले ही हम साइड पे कर देते हैं ताकि उसको फिर हम मैनुअल ट्रैक करें। दिस इज मतलब हमारा अपना तरीका है, मतलब आपको दूसरी वीडियोस में मतलब मे बी पॉसिबल है कि किसी और तरीके से बताया गया हो, लेकिन जो हमें सबसे बेहतर तरीका लगा अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग वो यही था कि हम इसको मैनुअल ट्रैक करें ईच सेलर की जो स्टॉक है उसे, ताकि हमें आइडिया हो सके कि मतलब ईच वेरिएशन के ऊपर क्या सेल्स का मतलब मार्जिन हो रहा है। ठीक है, तो वो वेरिएशन एक सेपरेट स्टेप हो गया कि मतलब उसमें हम उसको मैनुअल ट्रैक करेंगे उसकी सेल्स को थ्रू दी 999 मेथड कि हम उनका जो है सिंपल सा काम करेंगे। आप 999 मेथड भी यूज करने की जरूरत नहीं है, काउंट स्टॉक है, आप इसे लगाएंगे। और यहाँ पे जो सिंपल मतलब अगर मैं चाहूँ इसे मैं मैनुअल ट्रैक करना चाहूँ इस एसिन को, तो मैं काउंट स्टॉक ऑन करूंगा और यहाँ पे इन लोगों की जितनी भी क्वांटिटी है, ये सेलर का नेम है, ये सारे सेलर्स हैं। और यहाँ पे मैं FBA सेलेक्ट कर दूंगा, FBM को नहीं करूंगा। ठीक है, FBA सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जितने भी सेलर्स हैं उनके नेम को एक शीट में, मतलब मैं इसी शीट में नीचे आपको दोबारा बता देता हूँ कि किस तरीके से हम मैनुअल स्टॉक को ट्रैक करेंगे। ठीक है, तो हम इस सेलर का नेम कॉपी कर लेंगे इस तरह से, आज की डेट लगा देंगे। आज जैसे है डेट 17 अप्रैल 2021। हम यहाँ पे लिख लेते हैं सेलर नेम स्टॉक। ठीक है, ये इसका नेम हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे इसका स्टॉक मुझे शो हो रहा है क्वांटिटी 3 जो इसके पास अभी पड़ी है, तो मैं यहाँ पे आके ये भी लिख दूंगा इस तरह से। सेकंड सेलर है, इसको मैं यहाँ पे इसका स्टॉक लिखूंगा, और इसके पास 7 यूनिट्स पड़े हुए हैं, वो मैं लिख दूंगा यहाँ पे। तो इस तरीके से मैं इस सारी शीट को मतलब यानी कि आज है तो मैं आज इन सारे सेलर्स को यहाँ पे लिख लूंगा। मैं एक टाइम भी लिख लूंगा यहाँ पे, 17 अप्रैल को मैंने 10 PM पे सपोज मैंने ये शीट प्रिपेयर की। ठीक है, आज तो कल मैं वापस आऊंगा, 18 अप्रैल हो जाएगा, तो मैं कल सेम टाइम पे इसी के अराउंड अबाउट आधा घंटा आगे पीछे होकर के आऊंगा, और फिर मैं यहाँ पे आके वही टाइम लिखूंगा इस तरीके से, और इन्हीं सेलर्स को वापस कॉपी पेस्ट करूंगा यहाँ पे। लेकिन आज डेफिनेटली स्टॉक चेंज हो चुका होगा सारों का, किसी का 2 हो चुका होगा मे बी, या इसका जो है ना वो 5 हो गया होगा, मतलब कम हो गया होगा, यूनिट्स के सेल हो गए होंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से फिर मैं नेक्स्ट डे फिर आऊंगा, और यहाँ पे यानी कि थर्ड डे है 19 अप्रैल 2021।
सेम सेलर्स हैं, मतलब ये डेफिनेटली सेलर्स ज़्यादा होंगे यहाँ पे, तो हम इसको देख लेंगे। तो अब सपोज इसका स्टॉक 2 रहा, इसके मतलब यहाँ पे 4 हो गए। तो अब जब मैं इसको 4 to 5 डेज से ट्रैक करूंगा इन सारे सेलर्स को, तो अब क्या होगा कि इससे मुझे दो चीजें पता चल जाएंगी। यहाँ पे मतलब 4-5 सेलर और भी होते तो यहाँ पे थोड़ा सा और आपको अंडरस्टैंडिंग में इजी हो जाता, लेकिन चलो हम इसको इसी भी कर लेते हैं। आई थिंक ये भी इजी रहेगा, मतलब समझना कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पे अब दो चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। एक तो ये कि वाई बॉक्स की रोटेशन, क्योंकि जो कीपा है ना वो आपको 100% सही रिजल्ट नहीं दे रहा होता, वो मैं आपको बताता हूँ कि वो कब आएगा आगे। लेकिन ये पहले जरूरी था कि मतलब एक इसको देख लिया जाए, क्योंकि कुछ लोगों को यहाँ पे इश्यूज आते हैं कि वो मैनुअल ट्रैकिंग का उनको पता नहीं चलता कि मतलब जब मैं कभी कहता हूँ कि मैनुअल ट्रैकिंग क्या होती है। तो मैनुअल ट्रैकिंग बेसिकली स्टॉक को कहते हैं, स्टॉक जो है ना मॉनिटरिंग डेली की बेसिस पे 4 to 5 डेज पे। अब इससे क्या होगा कि बाई बॉक्स की रोटेशन पता चल जाएगी। बाई बॉक्स की रोटेशन क्या है कि मुझे ये पता चल रहा है कि यार माइकल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके इतने रिव्यूज हैं, इतनी रेटिंग्स हैं, वहां पे नजर आएंगी। इसका जो है ना स्टॉक मूव हो रहा है, इसका मतलब है कि इसके पास सेल आ रही है। और इस तरह से इस बंदे का भी स्टॉक मूव हो रहा है लेकिन इसके पास कम सेल आ रही है निस्बतन इसके। उसकी क्या वजूहत हो सकती हैं वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे। तो ये बड़ा सिंपल सा तरीका था ये, मतलब कि मैनुअल स्टॉक को हमने ट्रैक करना है इस तरीके से। अब इससे क्या होगा कि वेरिएशन में भी आपको उसके हेल्प मिल जाएगी कि इस वेरिएशन के ऊपर मतलब वाकई ही मतलब सेल आ रही है या खाली बीएसआर ज्यादा शो हो रहा है। क्योंकि वेरिएशन में सबसे बड़ा मसला ये होता है कि वहां पे आपको मतलब सेल जो है ना वो इतनी शो हो रही होती है लेकिन उतनी होती नहीं है। मतलब हमारा अपने एक्सपीरियंस भी, हमने ऑर्डर भी किया लेकिन इतनी सेल होती नहीं है। तो ये तो एक ये हो गया कि मतलब मैनुअल ट्रैक हमने किस तरीके से करना है और स्टॉक को कैसे मॉनिटर करना है। तो अब हम चलते हैं आगे और ठीक है। अच्छा, तो ये तो एक यहाँ पे एक जनरल हमने देख लिया। अच्छा, अब आपने देखना है कि मतलब आपने इसके सेलर्स पे आ जाना है और इसके सेलर्स में आके आपने देखना है कि कहीं यहाँ पे ब्रांड खुद तो सेल नहीं कर रहा। अब मैं यहाँ पे ब्रांड का नेम है सम बाय एम आई। अगर आप यहाँ पे ब्रांड का नेम देखें तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा ऊपर कि ये आई थिंक गुड कर लेता हूँ मैं। ठीक है, तो ये ब्रांड का नेम आपको यहाँ पे सम बाय एम आई स्टोर के नाम से भी नजर आ रहा है, यहाँ पे भी नजर आ रहा है और यहाँ पे भी नजर आ रहा है। ठीक है, तो आपने मैच कर लेना है कि मतलब यहाँ पे सम बाय एम आई के नाम से तो कोई नहीं बेच रहा। तो अगर वो बेच रहा होगा तो हम ऐसी प्लॉट्स पे फिर नहीं जाते। हाँ, हम स्टिल चले जाते हैं मतलब, लेकिन अगर वो प्राइस मतलब एक उसकी सबसे ज्यादा हो जाए, कुछ ऐसे ऐसे सिनेरियोज आपको मिल जाते हैं। ब्रांड खुद भी बेच रहा होता है, 10-12 सेलर्स भी बैठे होते हैं लेकिन आपके पास फिर भी सेल आ रही होती है। हमने इसको भी एक्सपीरियंस किया है। अब उसमें क्या होता है कि जो ब्रांड है वो अपनी एक प्राइस लगा के बैठा हुआ है, उसे फिक्र नहीं है कि मतलब ठीक है मेरा यूनिट सेल हो या ना हो, उसको मसला नहीं है। और ये है कि वो या वो उसकी न्यू लॉन्च है, वो मतलब उसने रिसेंटली लॉन्च किया है तो उसको तब भी इशू नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ मतलब होती है इसमें। तो वो आप कर सकते हैं उस ऐसे आइटम्स के ऊपर। हम इसको भी डिस्कस कर लेंगे, आप लोग क्वेश्चन आंसर बाद में कर लीजिएगा। आप लोगों ने भी मे बी इस तरह कुछ देखा हो सिनेरियो तो हम इसको देख लेंगे। तो ठीक है, अब हम यहाँ पे ढूंढेंगे कि सम बाय एम आई के नाम से तो सेलर नहीं कहीं बैठा हुआ। सॉरी, काफी लोग ज्वाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि अभी मुझे यहाँ पे सम बाय एम आई के नेम से कुछ नहीं नजर आ रहा। ये भी नहीं है सम बाय एम आई, ये 98% है। फॉरेस्ट स्टोरी के नेम से है, आर्क के नेम से है, और यहाँ पे शॉप है, ग्लोबल ट्रेड एन है, और यहाँ पे मुझे सम बाय एम आई अभी तक नजर नहीं आया। पॉसिबल है कि कई दफ़ा ब्रांड खुद भी एफबीएम भी कर रहे होते हैं, तो मैं इसलिए ऊपर से चेक नहीं लगा रहा। तो मुझे यहाँ पे ऐसा कोई ब्रांड नजर नहीं आ रहा कि यहाँ पे। तो ठीक है, मतलब पहला मेरा चेक पास हो गया कि मतलब यहाँ पे ब्रांड नहीं बेच रहा है इस आइटम को। ठीक हो गया। अब हम सेकंड नंबर पे चलते हैं। यहाँ पे कीपा मैं लॉगिन कर लूँ। ठीक है, अब ये मेरी शीट है जिसको हमने कुछ मॉडिफिकेशन की है, कुछ इसमें पहले चीज़ें थी। मैं आपको एक रफली बता देता हूँ कि ये मतलब यहाँ पे एसिन है, ये इसका बीएसआर है, ये कैटेगरी है, यहाँ पे एस्टिमेटेड सेल्स हैं, ये हम सब कुछ अब फिल करेंगे यहाँ पे। तो ये शीट है, ये किसी को अगर चाहिए हो तो मेरे से ले सकते हैं, मैं आपको शीट प्रोवाइड कर दूंगा। दिस शीट इज फॉर बेसिकली यूएस और यूके के लिए शीट भी अगर चाहिए तो भी आपको मिल जाएगी। उसमें सिर्फ एक वेट का डिफरेंस है, बाकी इतना खास कोई डिफरेंस नहीं है उसमें। तो ठीक है, अब मैं इस शीट को फिल करता हूँ। शीट को फिल करूंगा तो साथ साथ आपको समझ आना स्टार्ट हो जाएगी कि मतलब कीपा को एनालाइज कैसे करना है।
तो यहाँ पे मेरे से सबसे पहले वो एसिन मांग रहा है, एसिन आपको यहाँ से कॉपी कर देंगे पर टॉप से या कहीं से भी, तो मैं उसको यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, वो आप यहाँ पे एसिन लिख देंगे इसका। अब ये मेरे से पूछता है कि BSR। अब BSR आपने जो है ना हमेशा वो एवरेज लगाना है 90 डेज का, कीपर से देख के। आपने करंट BSR नहीं लगाना। अगर मैं करंट BSR इसका देखूं तो मुझे नजर आ रहा है तकरीबन 12,000 के पास है, 12,615। लेकिन अगर मैं इसका जो है स्टैटिस्टिक्स, ये स्टेट्स हैं इसके, यहाँ पे जाएं और यहाँ पे सेल्स रैंक्स का एक कॉलम नजर आ रहा है आपको न्यू के साथ। तो आपने इसमें देखना है लास्ट 90 डेज। अगर मैं इस पे कर्सर लेके जाऊं तो ये नीचे आ रहा है, तो चलो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि लास्ट 90 डेज 10,915। यहाँ पे अगर आप इसको गौर से देखें तो आपको नजर आ रहा है कि 10,915 ये इसका BSR है लास्ट 90 डेज का। ठीक है, आपने इसको यहाँ पे 10,915 इसका BSR एंटर कर देना है। और उसके बाद फिर इसकी कैटेगरी है वो आपने देख लेनी है कि कैटेगरी कौन सी है। और कैटेगरी है इसकी ब्यूटी एंड पर्सनल केयर। ये नॉर्मली टॉपिकल भी होती है, टॉपिकल प्रोडक्ट्स भी आती है ये, तो हम इसको टॉपिकल भी कर सकते हैं या ब्यूटी एंड पर्सनल केयर होगी। ठीक है, अब हमने इसकी एस्टिमेटेड मंथली सेल्स देखनी है कि 10,915 BSR के ऊपर इस आइटम की मंथली सेल कितनी एक्सपेक्टेड है जो आएगी। तो उसके लिए हम यूज करते हैं FBA टूल किट। आई थिंक ये यूके में नहीं होगा फ्री, तो उसके लिए फिर आपको वहाँ पे कुछ डिफरेंट टूल्स हैं जो रिकमेंड किए जाते हैं। तो इसका वर्जन होगा वो आप यूज कर सकते हैं वहाँ पे, वरना जंगल स्काउट का सेल एस्टिमेटर है वो भी यूज कर सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पे वो यूज कर रहे होते हैं, ये एक्सरे है, पता नहीं वो चल रहा है या नहीं। अब अकाउंट लॉकआउट हो गया, तो एक्सरे भी लोग यूज करते हैं, वहां से भी मतलब देखते हैं, लेकिन वो इतना रिकमेंडेड वे नहीं है, वो आपको सेल ज्यादा दिखाता है, इतनी होती नहीं है नॉर्मल। तो ठीक है, आप FBA टूल किट पे आ जाएंगे और यहाँ पे आप कैटेगरी ढूंढेंगे ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, तो यहाँ पे मुझे नजर आ गई है, देख लें। ठीक है, अब यहाँ पे वो मुझसे पूछ रहा है कि एस्टिमेटेड सेल रैंक क्या है आपका। तो मैं इसको बताऊंगा कि 10,915 मेरा सेल रैंक है। क्लिक ऑन गो। आपको ये बताएगा कि मतलब आपकी सेल कितनी है। तो आपने ये देखना है 30 डेज एवरेज, यहाँ से 30 डेज एवरेज 31 सेल्स। 31 सेल्स महीने की नहीं है, 31 सेल जो है ना वो पर डे है। तो आपने 31 को मल्टीप्लाई करना है 30 के साथ, तो फिर वो जो सेल आएगी वो आपकी पर मंथ सेल लिख लेगी। ठीक है, अगेन मतलब यहाँ पे 31 नहीं लिखना आपने, 31 को मल्टीप्लाई करना है 30 के साथ, तो 30 डेज की सेल निकलेगी। अगर एक दिन की सेल बतानी हो तो फिर 31, 30 डेज की तो फिर 30 से मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पे अगर मैं इसको 31 से मल्टीप्लाई करूँ तो आई थिंक ये बनेगा 930 आई थिंक। मैं इसको क्रॉस चेक कर लेता हूँ। 31 ठीक है, ये 930 सेल्स बनती हैं। आप इसको यहाँ पे एंटर कर देंगे शीट के अंदर। यहाँ पे आपने एंटर कर दिया। अब आपने यहाँ पे नेक्स्ट बताना है कि नंबर ऑफ FBA सेलर्स कितने हैं इंक्लूडिंग अस। आपको इंक्लूड करके नंबर ऑफ FBA सेलर्स कितने होंगे या अभी मतलब हैं कितने। तो अगेन यहीं पे न्यू 20 पे क्लिक कर दें और फिल्टर लगा दें अपना प्राइम का। और यहाँ पे आपको शो कर रहा है 19 है, और एक ये ऊपर भी बैठा हुआ है 20 हो गए, और आप 21 होंगे, यानी कि जब आप जाएंगे तो आप 21 लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, अगेन मैं बता देता हूँ, 19 ये हो गए, एक ये हो गया 20, और जब आप जाएंगे तो आप भी एज FBA सेलर जाएंगे तो आप 21 हो जाएगा टोटल सेलर यहाँ पे FBA। अब आप अपना सेल शेयर कितना होगा, सिंपल है कि आप अपना सेल शेयर निकालने के लिए 930 को डिवाइड कर देंगे इसके ऊपर। तो आपके पास ये सेल आ गई रफली 45 या 44 सेल्स आ रही हैं। हम इसको यहाँ पे ये खत्म कर देते हैं। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि अमेजोन स्टॉक में है कि नहीं है। अगर अमेजोन यहाँ पे स्टॉक में चेक करने के लिए आप या तो इसका ओपन कर लें, या सबसे बेस्ट तरीका ये है कि यहाँ पे देख लें। अगर यहाँ पे अमेजोन होता इस लिस्टिंग के ऊपर तो ये ग्राफ जो है ना यहाँ पे येलो आपको शो हो रहा होता है। यहाँ पे एक अमेजोन भी लिखा हुआ आता है एक जगह पे, और अगर आप उस पर कर्सर लेके जाते या उस पर क्लिक करते तो आपको यहाँ पे रेड कलर का वो सारा सॉरी येलो कलर में शो हो रहा होता। तो अगर ऐसे आइटम हो जिनके ऊपर अमेजोन मतलब पीछे मैं अगर कहूँ कि यार जनवरी से लेके ये नीचे ग्राफ के ऊपर मार्च तक येलो नजर आ रहा है मुझे और अमेजोन बैठा हुआ था, तो मैं ऐसे आइटम पे नहीं जाता फिर। और अगर वो हमें कहे कि मतलब मार्च जो है ना वो 24 तक वो आया, दरमियान में कहीं आ रहा है जा रहा है, और फिर अब करंटली यहाँ पे मतलब बैठा हुआ है लेकिन या नहीं बैठा हुआ, तो फिर हम ऐसे आइटम्स को कंसीडर कर लेते हैं। अगर करंट बैठा हुआ है फिर तो बिल्कुल कंसीडर नहीं करते। और हाँ, अगर आइटम में कभी आ रहा है जा रहा है अमेजोन, तो फिर हम कंसीडर कर लेते हैं कि हाँ ठीक है कोई मसला नहीं, मुझे कभी ना कभी तो सेल मिलेगी लाजमी। लेकिन ऐसे आइटम पे फिर तब जाएं जब उसका जो BSR है ना वो काफी लो हो। जो सजेस्टेड BSR है वो मतलब 70,000 तक लोग एक्सेप्ट करते हैं।
तो लेकिन ये है कि मैं रिकमेंड करता हूँ कि एज अ न्यू सेलर अगर आप खुद सेल कर रहे हैं, अपना सेलिंग स्टार्ट करने लगे तो आई वुड सजेस्ट कि मतलब आप ऐसे आइटम्स पे जाएं इनका BSR हो 20,000, 25,000, 30,000। तो आप अवॉइड करने के मतलब 30,000 से अबव वाले BSR पे जाएं अगर सेलर्स अगर बैठे हैं। उसका सबसे बड़ा मसला ये है कि आपको जो है ना वो बाय बॉक्स नहीं मिलेगा। बीइंग ए न्यू सेलर, 0 रेटिंग है आपके पास, तो आप compete बहुत मुश्किल से कर रहे होंगे। या तो आपकी प्राइस हो या फिर अगर मैप है तो फिर आप compete नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये होगी एक तो चीज़ यहाँ पे। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चले जाते हैं। एक सेकंड रुकिएगा। आई थिंक कुछ लोग एंटर नहीं हो पा रहे, पता नहीं क्या इशू है। मैंने तो सबको अलाउ कर दिया यहाँ पे। अच्छा, तो ये हो गया। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि अमेजोन स्टॉक में मतलब यहाँ पे शो नहीं हो रहा, तो हम यहाँ पे नो लिख देंगे। ठीक है, और प्रोडक्ट मैच यहाँ पे आ रहा है कि जी प्रोडक्ट मैच हो रही है या नहीं हो रही। अब ये प्रोडक्ट मैच जो ना आपको एक तरीके से हो सकती है। यहाँ पे अगर आप नीचे आए तो यहाँ पे आपने देखना है कि कहीं पे SKU नंबर लिखा हुआ है, ये देखें आपको नजर आ गया, आइटम मॉडल नंबर। तो आपने जो है ना अगर डिस्ट्रीब्यूटर है तो उसकी शीट आपको मिलेगी, तो उसमें ये लाजमी कहीं मेंशन होगा SKU नंबर या आइटम मॉडल नंबर, तो आपने उसके साथ मैच कर लेना है। ठीक है, यूपीसी देखो, अगर यूपीसी की बात करते हो आप तो यूपीसी हमेशा मैच नहीं होता आइटम के साथ। उसकी वजह ये है कि एक आइटम के यूपीसी देखो 2 शो हो रहे हैं मुझे, ये देखो। तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने एक आइटम सर्च किया यूपीसी तो एज इट इज मैच हो रहा होगा। तो पॉसिबल है कि कुछ थोड़ा साइज में फर्क हो या कुछ ऐसा इशू हो, कलर में डिफरेंस हो, तो वो आपने ये लाजमी देखना है कि आइटम का मॉडल नंबर या SKU नंबर ढूंढने की कोशिश करनी है और उसको शीट के अंदर जहाँ कहीं पे मेंशन है उसके साथ मैच करवाने की कोशिश करनी है। और अगर आपने थोड़ी बहुत भी कहीं मिस्टेक कर दी तो समझो कि वो आपके पास फिर रिफंड आएंगे और कुछ इसका वो नहीं होगा, या तो फिर आप लॉस में होंगे। तो आपने इसको बड़ा केयरफुली देखना है कि प्रोडक्ट मैच हो रही है। तो मैं अपने सिनेरियो में लिख देता हूँ कि हाँ यस प्रोडक्ट मैच हो रही है। तो आगे आगे रेटिंग। अब रेटिंग में मैं आपको एक सिंपल चीज बता देता हूँ कि ऐसे आइटम्स जिनके ऊपर 1000, 1100, 1200 रेटिंग हो और उन पे अगर 3.5 स्टार रेटिंग भी हो तो यू कैन गो, मतलब ऑन दोज प्रोडक्ट्स। हाँ, और अगर एक आइटम ऐसा है जिसपे है ही टोटल की 100 रेटिंग है, 200 रेटिंग और उस पर भी 3.5 स्टार है, तो अवॉइड दोज प्रोडक्ट्स। तो उन पे ना जाओ, आपके पास रिटर्न आएंगे बहुत ज्यादा। अब इस केस में 4.5 स्टार रेटिंग है विच इज वेरी गुड, और ऐसे आइटम्स पे फिर रिटर्न के चांसेस कम होते हैं। तो फिर मैं ओके 4.5 है विच इज वेरी गुड। अब सप्लायर है, सप्लायर का नेम जो कोई भी है आपको, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर का नेम है वो आप लिख दें। जैसे मैं कहता हूँ जी सम बाय MI मेरा सप्लायर, भले कोई और डिस्ट्रीब्यूटर हो या ना हो। अब वो मेरे से पूछ रहा है कि आइटम का वेट कितना है LBs के अंदर। आपने हमेशा LBs के अंदर लिखना है और अमेजोन भी आपको LBs के अंदर ही देगा। अब अगर मैं इसका आइटम का वेट अगर देखने के लिए चेक करूं तो मुझे यहाँ पे आइटम का वेट भी मिल जाएगा। आप यहाँ पे आ जाए नीचे, इसकी डिस्क्रिप्शन होती है, ये आ गई। ये बता रहा है 4.59 आउंस। अब आप सिंपल है कि आप यहाँ पे 4.59 आउंस टू LBs, ये आपको बता रहा है कि 0.28 पाउंड इसका वो है वेट है। तो आपने LBs या पाउंड उसमें लिखना है और सेलिंग प्राइस आपने अब बतानी है उसे। तो सेलिंग प्राइस आपने कभी भी, अब नेक्स्ट चीज आपको यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो लोग मिस्टेक करते हैं, सेलिंग प्राइस आपने करंट नहीं लगानी कभी भी। आपने ये नहीं उठा के लगानी कि 16.30। आपने 2 चीजें करनी है, या तो अब स्टेट्स में वापस आए, यहाँ से आप प्राइस उठाएंगे लास्ट 90 डेज की एवरेज। तो अगर आप यहाँ पे लास्ट 90 डेज की एवरेज प्राइस देखें तो ये न्यू का एक कॉलम नजर आ रहा है आपको। जब मैंने स्टेट्स पे अपना कर्सर लेके आया तो न्यू का कॉलम आ रहा है, यहाँ पे आपको लास्ट 90 डेज के ऊपर नजर आ रहा है 15.47। ठीक है, आप या तो ये प्राइस लगाएंगे ड्यूरिंग दी शीट मेकिंग, या जब भी आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे होंगे, या फिर आप यहाँ पे अपने कर्सर लेके आएंगे और देखेंगे कि मतलब जो ये कैंडल्स बनी हुई हैं छोटी छोटी, सॉरी कैंडल्स, ये ट्राइंगल्स बनी हुई हैं, इन पे आप लेके आएंगे और देखेंगे यहाँ पे क्या प्राइस शो हो रही है। अब मुझे यहाँ पे 16.30 नजर आ रही है, या थर्ड पार्टी अभी एक बंदा 13.72 में बेच के गया है, तो जो कि मुझे इतना ज्यादा नजर नहीं आ रहा। अगर मैं इसका एवरेज देखूं तो मुझे यही 14.50 और इसके अराउंड अबाउट ही चीजें नजर आ रही हैं। देखो 14.75, 14.75, 14.90। तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं लास्ट 90 डेज की एवरेज प्राइस लगा दूं या फिर लोवेस्ट वन लगा दूं। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप मतलब इसमें से लास्ट 90 डेज की एवरेज प्राइस लगा दो विच इज 15.47। तो मैं 16 पॉइंट वो जो ऊपर प्राइस आ रही है सेलिंग करंट वो नहीं लगाऊंगा अगेन।
अगर आप देखो तो यहाँ पे 16.30 लोग लगा के बैठे हुए हैं, मैं यहाँ पे एवरेज प्राइस लगाऊंगा ताकि आपके पास प्ले करने का मौका हो अगर आप कम प्राइस से भी जा रहे हो तो। 15.47 और प्राइस, और अगर मैप प्राइस है, ठीक है। अब ये है कि मैप प्राइस क्या है, मैप प्राइस को भी देख लेते हैं। मैप प्राइस होती है मिनिमम एडवर्टाइजिंग जो है, सॉरी, मिनिमम एडवर्टाइजिंग प्राइस, ठीक है। मैप प्राइस वो होती है कि एक होती है रिटेल प्राइस। रिटेल प्राइस सपोज ये है कि ब्रांड ने मुझे कह दिया कि यार आप जो है ना ये आइटम ले लो मेरे से, और आप जो है ना, मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि इसकी रिटेल प्राइस जो है ना आप इसको बेचो आगे मार्केट में, मैं आपको देता हूँ $9 का, आप इसको बेचो $17 में या $18 में। मैं कहता हूँ ठीक है यार, मैं $17-18 में बेचूंगा। तो वो कहता है कि हाँ, लेकिन आपको मैं साथ मैप भी इम्पोज कर रहा हूँ। अब मैप, वो कहता है कि मैं पूछता हूँ कि मैप कितना होगा आइटम पे, वो कहता है कि यार मैप होगा 16.30, आइटम की रिटेल प्राइस 18 है। अब ये है कि आप 18 से ऊपर जो है ना अगर जाओगे तो फिर वो मतलब आप चले जाओ, उसको मेरी पता भी ना चले, लेकिन वो यहाँ पे पता ही नहीं चलेगा, मतलब कि वो इतनी आपके पास सेल ही नहीं आएगी अगर आप ज़्यादा प्राइस लगा के बैठे रहोगे। अगेन वो ये है कि रिटेल प्राइस का मतलब ये होता है कि जैसे आपने एक सर्फ एक्सेल है या कुछ ऐसे है यहाँ पे, तो उसने एक चीज़ रख दी ना कि यार 10 रुपए की बेचनी है, तो आप अगर 15 रुपए की बेचोगे तो नेक्स्ट टाइम आपको उसको पता चल गया तो उसने आपको देना नहीं सामान। क्या आप यार मेरे ब्रांड का जो है ना इमेज खराब कर रहे हो आप, मैंने आपको रिटेल प्राइस बताई है, आप उससे महंगी करके बेच रहे हो अपना प्रॉफिट निकालने के लिए। तो वो आपने ये चीज़ होती है मतलब रिटेल प्राइस। अब मिनिमम एडवर्टाइजिंग प्राइस क्या है कि वो 16.30 है सपोज, तो आप फिर 16.30 अगर होगी मिनिमम एडवर्टाइजिंग प्राइस, तो आप फिर उस प्राइस से नीचे नहीं जा सकते। और आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे मैप लगा हुआ है? ये जो आपको पिंक, ये जो ये नजर आ रही है ना, पिंक सी लाइन नजर आ रही है, ये पिंक से लाइन नजर आ रही है, ये बड़ी स्ट्रेट होगी यहाँ पे। अगर मैप इम्पोज होता तो ये फुल स्ट्रेट लाइन होती है यहाँ पे। अब करंट सिनेरियो में मैप नहीं है, तो यहाँ पे मैप नहीं है, तो मैं लिख दूंगा कि मतलब मैप प्राइस नहीं है, खाली छोड़ दूंगा, ऐसे कोई मसला नहीं। अगेन अगर यहाँ पे होती तो यहाँ पे बड़ी स्ट्रेट लाइन होती, और अगर मैप होती और अगर आप मैप की वायोलेशन करें तो आपको पहले तो वार्निंग देते हैं ब्रांड वाले, अगर आप फिर भी नहीं मतलब प्राइस को सेट करते तो फिर आपको वो आईपी इंफ्रिजमेंट का जो है ना केस लगा के आपकी लिस्टिंग जो है ना, या तो आपके अकाउंट से आपका स्टॉक वहाँ ब्लॉक कर देते हैं, या फिर वो आपको वैसे ही आपका अकाउंट जो है ना वो रिस्क पे आ जाता है। तो हमने ये भी एक्सपीरियंस किया है इन पास्ट कि हमने प्राइस के साथ प्ले करने की कोशिश की और सेल लेके आए और फिर पकड़े गए, तो आपको प्रॉपर शील्ड बना के देते हैं फिर कि ये देखो आपने इस डेट को इतने प्राइस पे सेल किया है आइटम। तो ये चीज़ है, मैप प्राइस है। आपने अगेन वही चीज़ है यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपने जब भी एक आइटम को चूज करना है ना, तो आपने मैप प्राइस उसकी देख लेनी है। तो मैं रिकमेंड करता हूँ, लोग रिकमेंड करते हैं कि यार आप मैप प्राइस पे जाओ और बड़ा, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ बीइंग अ न्यू सेलर, आप मैप प्राइस वाले आइटम पे कम जाओ। जहाँ पे मैप नहीं है, प्रॉफिट आपको नजर आ रहा है, तो आप वहाँ पे चले जाओ इजीली। क्या है कि आप प्राइस कम करके अपनी जो है ना अपनी बाय बॉक्स हिस्ट्री बिल्ड कर लोगे, आपके पास रेटिंग्स आ जाएंगी, तो वो नेक्स्ट टाइम आपको जब कभी मैप के आइटम पे भी जाके बैठोगे ना, तो फिर आपके पास सेल आएगी। अब उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? देखो, अगर यहाँ पे ब्रांड ने अगर एक प्राइस इंपोज की होती कि 16.30 आपने लगा के बेचना है सारों ने, मैं कहता ठीक है मैं भी बेचूंगा। मैं आया हूँ आज ही, मैं नया अकाउंट बना के बैठा हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ आएगा 0 रेटिंग है, जस्ट लॉन्च। 0 रेटिंग नजर नहीं आएगा, यहाँ पे 1 रेटिंग आएगी, जस्ट लॉन्च नजर आएगा। तो हाउ यू कैन कम्पीट, मतलब जब सारों की प्राइस 16.30 है, इसकी भी इतनी है 16.30 है, और आपके पास तो एक रिव्यू भी नहीं है, तो हम आप कैसे कम्पीट करोगे? 37 रेटिंग वाला भी आपसे बड़ा है, 158 वाला भी आपसे बड़ा है, यहाँ पे 1100 वाला भी बैठा हुआ है, और ये तो मेरा ख्याल है 600 वाला भी बैठा हुआ है। तो मतलब इतने बड़े सेलर्स नहीं है। तो मतलब इसमें तो वैसे इशू, जैसे ये देखो, ये एक बंदा है यार ट्रेडिंग, वाई आर ट्रेडिंग, ये जस्ट लॉन्च्ड, तो आप भी ऐसे आके बैठोगे तो आपके लिए कम्पीट करना मुश्किल हो जाएगा इन बाकी सारे लोगों से जिनके पास रेटिंग है, नंबर ऑफ रेटिंग भी ज्यादा है, तो उनसे कम्पीट करना मुश्किल हो जाएगा फिर सेम प्राइस के ऊपर। अब ये देखो, अब बड़े लोग सारे इज्जत के साथ सारे 16.30 लगा के बैठे होंगे, तो पॉसिबल है कि मैं ब्रांड ने इम्पोज कर दिया हूँ मैं, तो क्योंकि प्रीवियसली मुझे नज़र नहीं आ रहा यहाँ पे सच के, यहाँ पे कहीं मैप नज़र आ रहा, तो लेकिन इसके बाद मुझे यहाँ पे बड़ी सफाई के साथ 16.30 नज़र आ रहा है। अगर मैं इसको एक ईयर पे लेके जाऊँ तो यहाँ पे भी नज़र आ रहा है। और जहाँ तक ये जो लाइन मुझे देख के अंदाज़ा ये हो रहा है कि यहाँ पे मैप था, लेकिन इन लोगों ने वायलेशन करके सेल लेके आए हैं। ये देखो, ये सारे लोग, मोस्ट प्रॉबेबली ऐसा हुआ होगा, कंफर्म नहीं, मोस्ट प्रॉबेबली ऐसा हुआ होगा, ठीक है। अब मैप प्राइस अगर होती, कोई ब्रांड ने मुझे बताई होती कि सपोज मैं कहता हूँ ब्रांड ने मुझे बताई 16.30 जो है ना मैप प्राइस है, लेकिन मैंने देखा कि यार ये तब है कि मतलब आप किसी को शीट भेजेंगे, या अगर आपका भी अपना होगा ना फ्यूचर में, तो आपको ये चीज़ें फायदा देगी। जब आप बड़े बड़े अकाउंट्स के ऊपर जाते हैं ना,
तो वहाँ पे 50-50, 60-60 SKU बड़ी आराम से लगे होते हैं, तो आपको पता भी नहीं होता कि यार मेरा प्राइस क्या है। तो फिर आपको ये आप ये शीट हमेशा बना के रखें, अपने पास मैनेज करके रखें, आपको पता होगा, शीट ओपन करें, आपको पता होगा कि यार ये सारा डाटा यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मेरे पास कितने मार्जिन हैं। तो ठीक है। और अब ये मेरे से पूछ रहा है शिपिंग कॉस्ट क्या होगी। शिपिंग कॉस्ट मैं बड़ी इजीली कैलकुलेट कर लूँगा। शिपिंग कॉस्ट में कैलकुलेट कर लूँगा, यहाँ पे मैं इज इक्वल टू लगाऊंगा और यहाँ पे आइटम का वेट एलबीज में ऑलरेडी है, इस पर क्लिक करूँगा मैं, मल्टीप्लाई बाय 0.50 एंड दिस इज फॉर द यूएस। 50 सेंट्स होते हैं नॉर्मल फॉर 1 LB, फॉर 1 LB ऑफ वेट ऑफ आइटम। अगर 1 LB वेट हो तो फिर उसके ऊपर अमेजोन रफली जो है ना 50 सेंट शिपिंग चार्ज करता है। मतलब इससे कम नहीं होती है टू बी ऑनेस्ट, मतलब इससे कम होती है, इससे ज़्यादा हो सकती है अगर आपने कहीं शिपिंग एड्रेस गलत डाल दिया हो या आपने डाल दिया हो कि मैं शिप यहाँ से कर रहा हूँ, और ऐसा हो जाता है। तो ये चीज़ें भी हम स्लो नेक्स्ट सेशन में कभी शिपिंग बनाएंगे ना एक दफ़ा डिटेल तरह की, पैलेट की भी कभी मैं अगर पॉसिबल हुआ मतलब, या अगर नॉर्मल केस पैक या इंडिविजुअल आइटम्स की, तो मैं उसमें आपको वही बताऊंगा। तो इसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं होलसेल की जब आप शिपिंग बनाते हैं। तो पीएल की तो बड़ी सिंपल है कि एक केस में आपने पता है एक ही आइटम भेजना है, हम तो यहाँ पे एक ब्रांड से 4-4, 5-5 तरह के आइटम दे रहे होते हैं, तो वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो वो विल डिस्कस इन इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशंस के अंदर कभी हम डिस्कस करेंगे उसे भी। अब आइटम का वेट है, आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 0.50 के साथ, यहाँ पे उसने बता रही है कि आपकी $0.14 जो है ना, डॉलर यानी कि 14 सेंट्स आपकी शिपिंग कॉस्ट होगी इस आइटम के ऊपर। अब प्रोडक्ट की कॉस्ट कहाँ से लेंगे आप? अपनी शीट से जो आपको सेलर भेजेगा या वो आपका ब्रांड भेजेगा या डिस्ट्रीब्यूटर भेजेगा, कैटलॉग, ठीक है, उसमें मेंशन होगी, ये प्रोडक्ट की कॉस्ट आ गई। अब आगे मुझे एंटर करनी है रेफरल फी और FBA फीस। तो उसके लिए क्या है कि यहाँ पे मैं ऑफिस लिस्टिंग पे आऊँगा। अगर यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे हीलियम मेरा आई थिंक वो लॉग आउट हो गया। चलो यहाँ पे भी ऑप्शन होता है कि आप हीलियम के अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने ज़्यादा एक्यूरेट जाना है तो फिर आप यहाँ पे सर्च कर लें FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर। ठीक है, FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर, इस पे आ जाएं। यहाँ पे सिलेक्ट कर लें US, कनाडा या जो भी आप है। तो मतलब मेरे सिनेरियो में तो US से है, वरना अगर आप यहाँ पे सर्च कर लें FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर यूके, तो यूके वाला भी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब एसिन कॉपी कर लें ऊपर से, जहाँ से भी आपको इजी लगे। एसिन कॉपी हो गया यहाँ से, और यहाँ पे ये एंटर कर दें। ठीक है, एसिन सर्च करवा दें इसे, ये आपका वही आइटम यहाँ पे ले आएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ से देखें तो वेट वही है जो मैंने वहाँ पे एंटर किया, ऑलमोस्ट 0.28 या पता नहीं कितना लगाया था मैंने। हाँ, इतना ही लगाया था मैंने भी, 0.29 पाउंड्स। तो अब ये मेरे से पूछ रहे हैं, आपने इस कॉलम पे नहीं देखना, ये जो यूर फुलफिलमेंट वाला कॉलम है ना, दिस कॉलम इज जस्ट फॉर द FBM। ठीक है, हमारे केस में हम FBM अगर आप करोगे तो फिर आप इसको फिल करोगे। ठीक है, लेकिन हमारे केस में हम करते हैं अमेजॉन फुलफिलमेंट, तो मैं ये वाला कॉलम फिल करूंगा, ना कि ये वाला। ठीक है, आपने इसको इग्नोर कर देना अगर आप भी कर रहे हैं। अब मेरे से पूछ रहे हैं कि आइटम की प्राइस कितनी है। तो आइटम की प्राइस मैं कहता हूँ कि यार मैं लगाऊंगा 15.47। तो सेलिंग प्राइस हमने अभी डिस्कस की, हम करंट प्राइस नहीं लगाएंगे, एवरेज प्राइस लगाएंगे लास्ट 20 डेज की, विच इज 15.47। ठीक है, 15.47 हम यहाँ पे लगा देंगे। और इसके बाद वो पूछता है कि शिप टू अमेजोन कितनी है आपकी कॉस्ट। मैं कहता हूँ कि शिपिंग कॉस्ट मेरी है भाई 0.14 सेंट्स, 0.14। कह रहा है आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट कितनी है, तो मैं कह दूंगा यहाँ पे 9.40 मेरी प्रोडक्ट की कॉस्ट है। ठीक है, अब मैं इसको कैलकुलेट कर दूंगा। तो ठीक है, अब आपके सामने ये सारा कुछ आ जाएगा। मैं इसको वन बाय वन यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ। ये आपने प्राइस लगाई, तो ये सेलिंग ऑन अमेजोन फीस के आगे नेक्स्ट रो में आप देखो तो यहाँ पे शो हो रहा है अमेजोन की रेफरल फी, यहाँ पे शो हो रही है 2.32 विल बी द रेफरल फी। रेफरल, अच्छा यहाँ पे अब क्या है कि एक रेफरल फी है, एक FBA फी है, हम इसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। रेफरल फी जो है ना वो एक ऐसे कमीशन जैसे होता है ना, मतलब आपने एक आइटम बेचा अमेजोन पे, अमेजोन कहता है कि जी मैं 10% लूंगा, 15% लूंगा अगर आप एक आइटम बेचोगे। तो जो रेफरल फी है ना, विच कैन बी वेरी, मतलब आप डिपेंडिंग ऑन द प्राइस, अगर मैं इसको 20 कर दूंगा ना तो अभी रेफरल फी चेंज हो जाएगी। ठीक है, अभी मैं इसको करता हूँ कैलकुलेट। तो ये देखो, पहले 2 पॉइंट समथिंग आई थी, अब $3 हो गई है। ठीक है, और इसी को मैं अगर वापस लेके जाऊँ, हाँ अभी अब ये है नीचे FBA फीस, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन फी, ये अभी 3.31 ही है, तो ये फिक्स रहती है। ये इट डजंट डिपेंड ऑन, मतलब आपके आपकी करंट प्राइस, सेलिंग प्राइस के ऊपर। इट डिपेंड्स ऑन आपके आइटम का वेट कितना है और डायमेंशंस कितने हैं, इस पर डिपेंड करता है। तो मैं अगेन इसको वापस कर दूंगा, तो ये थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा आपको, रेफरल फी और FBA फी।
ठीक है 15.47 और अब मैं ये मेरे पास फी आई हुई है 2.32 और 3.31। ठीक है 2.32 रेफरल फी और 3.31 सॉरी एस्टिमेटेड प्रॉफिट है। यहाँ पे आप कोई फॉर्मूला लगा दें, इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस में से माइनस कर दें आप शिपिंग कॉस्ट माइनस प्रोडक्ट कॉस्ट माइनस सॉरी माइनस रेफरल फी माइनस एफपीए फी, तो आपके पास 30 सेंट्स बचते हैं। ठीक है ठीक है। और अगर आपने प्रॉफिट मार्जिन भी यहाँ से एंटर करना है तो आपके पास ये लिखा हुआ आ रहा है 1.87% प्रॉफिट मार्जिन है। ठीक है, और जो हमारा अपना होता है हम 10% से कम पे काम नहीं करते, तो ये प्रोडक्ट यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगी, ये मतलब यहाँ पे हमारे काम की नहीं है। तो कैसे प्रॉफिट मार्जिन वो 1% है। ठीक है, ये रिजेक्ट हो जाएगी। अब आर ही जो है वो यहाँ पे आपने कैलकुलेट कर लेना है। आर का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, इज इक्वल टू लगाएं एस्टिमेटेड प्रॉफिट लगाएं। हम यहाँ पे सॉरी ब्रैकेट लगा लें पहले, एस्टिमेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट की कॉस्ट जो आपने पे की है, और फॉर्मूले को यहाँ पे अगेन ब्रैकेट क्लोज कर दें, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है सॉरी ये गलत हो गया, एस्टिमेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय आरओआई परसेंटेज। ओके ठीक है, तो अब ये सही हो गया, ऑलरेडी यहाँ पे परसेंटेज लगी हुई है। तो दिस विल बी द 3.19%। तो ये आपका आरओआई होगा विच इज़ वेरी बैड। मतलब आपने यानी कि $9 लगाए और $9.5 और उसके ऊपर आपने 30 सेंट्स जो है ना वो मतलब सिर्फ प्रॉफिट कमाया, जो कि आरओआई होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपका कितना हुआ, जो कि 3% बनता है। प्रॉफिट मार्जिन एक डिफरेंट चीज़ है और जो आरओआई है वो डिफरेंट है। आरओआई हमेशा ज़्यादा होता है प्रॉफिट मार्जिन से। ठीक है, ये देखो प्रॉफिट मार्जिन था 1.87%, लेकिन आरओआई उसके ऑलमोस्ट डबल है 3.19%। तो आरओआई आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर होता है। आपने यहाँ पे टोटल कॉस्ट नहीं लगानी यहाँ पे कि जी इसको भी, क्योंकि आपने प्रोडक्ट की कॉस्ट ये पे की है ना कि ये पे की है, ये चीज़ें आपने पे नहीं की, आपने तो ये पे किया ना, ये तो जब लग के आएगा तब होगा ना। तो आरओआई विल बी दिस वन 3.19%। ठीक है, इसके बाद फिर आप यहाँ पे सोर्स आईडी लगा देंगे। इसकी सोर्स आईडी मैंने आपको बताया कि आपने शीट में से देख लेना है या आप यहाँ से भी देख सकते हो, आइटम मॉडल नंबर। ठीक है, यहाँ पे लिखा हो सकता है कि कुछ भी हो सकता है, ये आप कॉपी करके लगा दो। प्रेप रिक्वायर्ड है कि नहीं। अब प्रेप कैसे पता चलेगा? अब प्रेप पता चलेगा दो चीज़ों पे, कि अगर तो ब्रांड जो है ना या डिस्ट्रीब्यूटर अमेजोन डायरेक्ट शिप कर रहा है, अगर तो वो कर रहा है और ऐसा आइटम है जिसके पैक्स भी नहीं है, तो फिर तो आप लिखेंगे कि जी भाई प्रेप रिक्वायर्ड नहीं है। अगर वो कहते हैं कि हम अमेजोन शिप ही नहीं करते बिल्कुल ही, आप खुद करो, आपको हम अपने पास भिजवा देंगे, हम लेबल ही नहीं लगाएंगे शिपिंग का कार्टन के ऊपर, तो फिर आपको प्रेप की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इस सिनेरियो में फिर आप प्रेप करवाओगे। एक तो ये चीज़, अगर आप वो कहता है कि हाँ मैं शिप भी कर दूंगा लेकिन आपके आइटम के पैक्स हैं, मतलब ये 2 पैक्स में बिक रहा है, 3 पैक्स में, फिर अगेन आपको प्रेप की जरूरत पड़ेगी। तो अदरवाइज ये है कि जो लेबल लगाने की एक होती है, एफपीए लेबल होता है, एफएनएस के लेबल, वो आप प्रेप की बजाय अमेजोन से लगवाएं, आपका टाइम सेव होगा उसमें, मतलब शिपिंग का टाइम भी सेव हो जाएगा और बाकी टाइम भी सेव हो जाएगा। तो वो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप वहीं से लगवाएं। तो ये सिंपल हो गया कि मतलब प्रेप कहाँ पे रिक्वायर होता है कहाँ पे नहीं, तो वो आपको यहाँ पे पता चल जाए। इस सिनेरियो में प्रेप में कहता हूँ रिक्वायर नहीं है कि ये जो ब्रांड है वो डायरेक्ट अमेजोन शिप करेगा। बाकी यहाँ पे आ गया जनाब सोर्स यूआरएल है। अगर आपके पास कहीं वेबसाइट से आप सोर्स कर रहे हैं, वहाँ पे उसका सोर्स यूआरएल है, वो भी लगा दें यहाँ पे, आपको भी इन फ्यूचर हेल्प रहेगी। स्टेटस में कुछ आप लिखना चाहें तो लिखते हैं, हमने अपने लिए शीट बनाई थी तो जो हमारे साथ काम करते थे वो यहाँ पे लिख देते थे कि मतलब ऐसे आइटम में मतलब उसमें कुछ चीज़ देखी तो यहाँ पे लिख देगा कि यानी कि प्रेप रिक्वायर्ड हो सकता है या कुछ ऐसा, मतलब प्रेप में भी रिक्वायर्ड, कोई भी आप स्टेटस लिख सकते हैं, इसका डिपेंड। तो ये चीज़ भी अगेन वही है, आपकी पर्सनल है कि अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑर्डर क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट कितनी है, प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, तो ये इसको डिस्कस करने का मतलब इतना जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो असल चीज़ें थी चेक्स मैंने आपको सारे बता दी हैं कि क्या क्या चीज़ें हम देखते हैं। एक चीज़ अभी रह गई है लास्ट, वो हम देख लेते हैं अभी। तो यहाँ पे ऐसा लिखा नहीं हुआ, मैं एक यहाँ पे कॉलम ऐड कर देता हूँ, इंसर्ट। एक होती है बाय बॉक्स रोटेशन, जो कि अक्सर ना इग्नोर कर देते हैं लोग, वो आपने लाजमी यहाँ पे लिखनी है। अच्छा, बाय बॉक्स रोटेशन क्या है कि मतलब मतलब एक बंदे के पास सेल आ रही है या मतलब सारों के पास
मतलब सेल आ रही है इक्वल डिवाइड होकर, मतलब बाय बॉक्स रोटेट हो रहा है या नहीं हो रहा। ऐसे आइटम भी होते हैं जहाँ बाय बॉक्स रोटेट ही नहीं हो रहा है, एक बंदे के पास बैठा, मतलब एक ही बंदे के पास है। तो वो तब होता है जब उसकी प्राइस अच्छी हो, ज़्यादा अच्छी तरह से कम्पीट कर रहा हो। तो उसका बड़ा सिंपल सा तरीका है, आप डाटा में आएंगे यहाँ पे। तो अगेन ये वही चीज़ है कि बाय बॉक्स जो स्टेट्स यहाँ पे दिखा रहे हैं ना, ये दीज आर नॉट 100% करेक्ट। कुछ लोग मेरे पास मैसेज करते हैं कि यार मैंने बाय बॉक्स विन किया, लेकिन मैं जाके देखता हूँ बाय बॉक्स स्टेट्स में तो मेरा तो यहाँ नेम शो नहीं हो रहा। तो भाई वो आप थोड़ा सा इसको वेट करो, मतलब ऐसे आज ही शो नहीं होगा, मतलब इतना भी फास्ट डाटा नहीं है कि मतलब आज ही शो कर देगा वो आपको। मे भी हफ्ते बाद शो करे या 15 डेज के बाद शो करे, या वो मतलब डेट अपडेट करे, या वो उसको पता ही नहीं चले आपकी कम सेल आई वो अपडेट ही नहीं करे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि टूल जो है 100% रिप्लाई नहीं कर सकते आप इनके ऊपर। तो अब यहाँ पे अपने बाय बॉक्स स्टेट्स में आए और डेटा में गए पहले, फिर बाय बॉक्स स्टेट्स में आए और यहाँ पे आपको बाय बॉक्स शो हो रहा है। अब ये देखो विच इज क्वाइट गुड, मतलब एक बंदे को 39% मिल रहा है, 20%, 11%। तो मतलब मुझे लग रहा है कि हाँ मतलब अच्छा आइटम है, बाय बॉक्स रोटेट हो रहा है। तो विच इज क्वाइट गुड, मतलब बाय बॉक्स रोटेशन है। यस यस कर रहे हैं। अगर बाय बॉक्स रोटेशन कैसे नहीं होती, यहाँ पे एक बंदे के पास 90% होता, एक के पास 1% होता, सारे के पास 1% होता, तो ऐसा आइटम आप नहीं जाते फिर। ठीक है, अब यहाँ पे तो है ना 39%, कोई मसला नहीं, एक बंदा ज़्यादा लेके बैठा हुआ है। पॉसिबल है कि उसकी रेटिंग अच्छी हो ज़्यादा, 97% है इसके पास, स्टॉक ज़्यादा हो सकता है, पॉसिबल है। काफ़ी काफ़ी वजूहत होती हैं इसमें, एक बंदे को ज़्यादा बाय बॉक्स मिले, प्राइस उसकी कम हो, तो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, ये आपने लाजमी देखनी है बाय बॉक्स की रोटेशन जब भी आप आइटम सेलेक्ट करने लगे। तो ये शीट हमने ऑलमोस्ट फिल कर ली, और आई थिंक इसमें तो एज सच अभी मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। स्टेटस, ऑर्डर क्वांटिटी। अच्छा, अब ऑर्डर क्वांटिटी आपने जो है ना हमेशा जब भी ये भी मैं आपको बता दूं कि जब भी आपने पहला ऑर्डर करना है ना, तो आपने जो है ना ये वाला ऑर्डर नहीं कर देना पकड़ के। काफ़ी लोग मतलब ऐसे ही करते हैं कि वो जो है ना शेयर ऑफ सेल जो पर मंथ है वो उठा के ऑर्डर कर लिया। आप हमेशा जो है ना अपनी इन्वेस्टमेंट को सेव करने के लिए जो है ना आप हमेशा ऑर्डर करो जितना मिनिमम हो सके पहला ऑर्डर। अगर तो एमओक्यू है फिर तो मतलब आपके पास और कोई सिनेरियो नहीं है ना कि आपको तो एमओक्यू पूरा करना है, वो कह रही 2000 का एमओक्यू, फिर देख लें अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। रिस्क होगा सेल में भी इतनी जल्दी आए ना आए, क्योंकि हमने देखा है ऐसा। ये जो यहाँ पे सेल नजर आ रही है ना 44, बीइंग ए न्यू सेलर, ये नहीं आती 44 सेल्स। अगर आपने शीट में लिख दिया 44 से सेल तो नहीं आएगी, पॉसिबल है 90% चांसेस है कि आपके पास सेल ना आए 44। आपके पास यार 20 यूनिट सेल आए, 15 आए, क्योंकि आप नए सेलर हो, आपके पास रेटिंग ही नहीं है। तो आप हमेशा जो है ना स्टॉक मिनिमम जितना भी कर सको, 10 यूनिट, 15 यूनिट, 20 यूनिट, जब वो निकल जाए ना आपको पता चले कि यार मेरा टारगेट था कि मतलब 15 दिन में निकलना चाहिए, निकल गए, फिर आप ऑर्डर करो बड़ा। हमेशा फर्स्ट ऑर्डर विल बी टेस्टिंग ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर जो है ना फुल ऑर्डर। उसके बाद फिर आप आपकी इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है कि मतलब आपके पास कैश फ्लो कितना है, तो फिर उसी के अकॉर्डिंग फिर आप ऑर्डर करोगे। तो डिफरेंट होता है, मतलब कि आपका इन्वेस्टर जो है उसके पास कितना कैश पड़ा हुआ है, तो वो कितना आप लगाना चाह रहे हो, तो वो डिपेंड करता है। लेकिन हमेशा फर्स्ट ऑर्डर शुड बी योर टेस्टिंग ऑर्डर, और उसमें अपनी मिनिमम क्वांटिटी ऑर्डर करनी है। ठीक है, ये हो गया। और आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ईच एंड एवरीथिंग। इसमें से एक चीज़ थी जो मैं एक ऐसी आपको बता दूं यहाँ पे, एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा, वो मैं एक एसिंग था यहाँ पे जिसके ऊपर वेरिएशन भी थी आई थिंक, या उसके ऊपर टैक्स का इशू था। मैं आपको सर्च कर लेता हूँ। ओके, तो ये एक आइटम है, जैसे सपोज विक्स है। अच्छा, अब आपने एक यहाँ पे वो उसामा भाई हैं, उन्होंने मुझे शीट भेजी, तो उन्होंने जो है ना यहाँ पे आइटम की प्राइस जो है ना वो मतलब उन्होंने सारा कुछ वैसे जैसे मैंने फिल किया ना वैसे ही कर दिया यहाँ पे, ये वाला ना। तो यहाँ पे जब वो इस जगह पे पहुंचे ना, ये देखो अभी भी ऐसे लगा हुआ है, ये है ना प्रोडक्ट की कॉस्ट का कॉलम है ये। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पे प्रोडक्ट की कॉस्ट कही है 0.09। तो मैं खुद बड़ा हैरान हुआ कि मतलब यार 9 सेंट भी क्या, और 9 सेंट से भी नीचे छोटी चीज़ पे जाके आप प्रोडक्ट की कॉस्ट कैसे सोर्स कैसे करोगे ऐसे। तो मैं थोड़ा सा हैरान हुआ जब आके देखा, तो यहाँ पे पता चला कि यार ये तो केस ऑफ 12 है। मतलब ये तो आइटम जो है ना वो 12 यूनिट्स बिक रहे हैं इकट्ठे। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने ऐसे मतलब ऐसे चेक नहीं किया, तो उन्होंने कहा कि यार मैंने तो जो है ना वो एनालाइजर जो है ना एएमजी एनालाइजर वहां से किया, तो उसने मुझे ये बताया। मैंने कहा कि अब एएमजी एनालाइजर जो स्कैन अनलिमिटेड है ना, उसका जो सबसे बड़ा जो है ना वो मतलब अंदर जो मतलब सबसे बड़ा इशू है, ड्रॉप है कि वो उसको यूज करने का, वो यही है कि वो आपको आइटम निकाल के देता है ऐसे, जिनको पैक्स होते हैं, और आप बड़े खुश हो जाते हैं कि यार बड़ा वो प्रॉफिट आ गया 5%, 341% जो है ना जनाब आरओई बन रहा है, और ये तो बड़ा जबरदस्त हो गया। आपने जी 0.09 लगाया और $5 कमा लिए।
तो लेकिन आपको जब देखो तो वो जाके पता चलता है कि ये तो पैक्स में बिक रहा है। अब इसकी असल प्राइस अगर मैं लगाऊं, इसको 0.09 को मल्टीप्लाई करके लगाऊं, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 12 के साथ, तो ये 1.08 जो है ना वो मतलब इसकी रफली वो कॉस्ट बनती है। तो मैं इसको यहाँ पे ये लगाऊंगा, इन्होंने यहाँ फार्मूला नहीं लगाया हुआ, तो ऑब्वियसली मतलब ये 1.08 होगी, तो फिर ये प्रॉफिटेबिलिटी इतनी नहीं रहेगी, ये शायद नेगेटिव में आ जाए। ठीक है, तो ये चीज़ आपने हमेशा देख लेनी है कि एएमजी एनालाइजर कैसे उठा के डाटा नहीं दे देना। अगर किसी सीनियर के साथ भी आप काम कर रहे हैं, इन्वेस्टर के साथ भी कर रहे हैं, तो आप ये चीज़ लाजमी देख लें कि मतलब यार जो एएमजी एनालाइजर पे ऐसी अंदर नहीं एतमाद करके यहाँ भेजिए शीट, देखो उसे कि मतलब मैनुअल चेक करो एएमजी एनालाइजर से पास करने के बाद। ठीक है, तो ये आई थिंक वी हैव प्रीटी मच कवर्ड, और इसमें कुछ ऐसा रह नहीं गया जो हम मतलब आइटम को जब एनालाइज कर रहे होते हैं तो उसे देखते हो। तो बाकी ये है कि क्वेश्चंस करें आप लोग, अगर इसमें कोई चीज़ आपको क्लियर नहीं हुई तो आप मुझे बताएं, हम अनम्यूट कर लें आप लोग। सैफ भाई ये काइंडली किसी प्रोडक्ट की ना मैप प्राइस शो करवा दें कीपा में। ओके, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि यार मैप प्राइस शो हो जाए अगर, क्योंकि यहाँ पे आइटम्स हैं वो एज सच मुझे शो नहीं होगा। मैंने आपको एक बड़ी सिंपल सी एक चीज़ बताई है मैप प्राइस की ना, तो मैप प्राइस क्या होती है, ये वापस ऑफ हो गया। देखो मैप प्राइस ये आपको ना अभी ये मेरे सामने कर, ये देखो ना मैंने इसको यहाँ पे लेके आया, तो आपको ये पिंक लाइन नजर आ रही है। ठीक है, तो अगर आपको ये शो हो रही है ना ये पिंक लाइन, या नहीं हो रही है, ये पिंक सी लाइन नहीं हो नहीं हो रही, कंफर्म कीजिएगा मतलब आपको ये शो, क्योंकि मुझे तो मतलब शो हो रही है, ये देखो ना आपको ये शो हो रही होगी आई थिंक। ये एक पिंक, मैं जब इस पे कर्सर लेके आता हूँ तो ये ग्राफ के अंदर आपको ये पिंक लाइन शो हो रही है जिस अप जी डाउन जी जा रही है। हो रही। तो अब ये देखो ये मतलब कितनी मतलब कभी अप जा रही है कभी डाउन जा रही है, तो ऐसे आइटम के ऊपर मैप नहीं होता जहाँ पे ये लाइन जो है ना स्ट्रेट नहीं होती, तो ये आइटम पे मैप नहीं है, क्योंकि ये लाइन जो है ना पिंक कलर की अप डाउन जा रही है। अगर यहाँ पे मैप होता ना तो ये लाइन जो है ना बड़ी स्ट्रेट होती ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सेस। ये देखो यहाँ पे अगर मैप होती ना तो ये आइटम, ये जो लाइन है ना यहाँ पे ऐसे सीधी ही होती बिल्कुल पिंक कलर की। ठीक है, इस तरह से, तो ये इसका इंडिकेशन होता है कि यहाँ पे मैप है। ये ब्रांड खुद सेट करता है? यस, ब्रांड खुद सेट करता है ताकि उसकी लिस्टिंग जो है ना वो डैमेज ना हो, मतलब उस पर मतलब ये है कि लोग वायलेट ना करें और फिर उसकी ब्रांड की इमेज जो है ना वो खराब ना हो। इसके अलावा जो प्रोडक्ट मैच्ड का ऑप्शन था वो काइंडली दोबारा रिपीट कर दें। प्रोडक्ट मैच्ड ये है कि आपने जो है ना प्रोडक्ट जो है ना वो जो अमेजोन पे बिक रही है और अगर कहीं वेबसाइट पे बिक रही है ना, तो आपने उसको प्रॉपरली जो है ना एनालाइज करना है, मतलब उसको ऐसे यहाँ पे ओपन कर लें, भले इसको जूम कर लें, अगर जूम हो रहा है तो यहाँ पे अच्छी तरीके से देखना है कि मतलब ये आइटम वाकई 20 ड्रॉप्स है, आइटम का नेम भी मैच करना है, इस चीज़ को अच्छे तरीके से मैच करना है, ये है मतलब प्रोडक्ट में। और अगर SKU मिल जाए तो SKU मैच कर लेंगे। SKU कहाँ से मिलता है आपको, या तो यहीं कहीं टाइटल में लिखा होगा SKU, या मे भी पॉसिबल है कि SKU नंबर या मॉडल नंबर यहाँ पे नीचे लिखा होगा। ये देखो ये लिखा हुआ आइटम मॉडल नंबर 1282। तो 1282 जो है ना आपने कैटलॉग में सर्च कर लेना है, उसको तक मैच करवा देना है, अगर वहां पे मिल जाए तो डेट्स है, और कोई मसला नहीं है इसमें। तो ये इस तरह से प्रोडक्ट आपकी मैच हो जाएगी। ठीक हो गया, ठीक है, तो ये प्रोडक्ट मैच हो गया आपका इस तरह से। आपने मतलब उसकी अच्छी तरह से पैकेजिंग भी देख लेनी है, और यहाँ से लिस्टिंग के ऊपर आपने देख लेना है, आप इसको रीड कर लें। अगर आपको समझ नहीं आ रहा स्टिल कि ये आइटम पे इंग्रेडिएंट्स भी कहीं लिखे हुए हैं तो ये सेम ही है, डिफरेंट तो नहीं है, तो आपने वो मैच कर लेना है। तो ये था प्रोडक्ट मैच। ठीक है, और इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो पूछें। सैफ भाई सर मैंने मैप प्राइस और लिस्ट प्राइस में फर्क होता है? मतलब लिस्ट प्राइस जिसपे न्यू सेलर जो आते हैं वो लगाते हैं लिस्ट प्राइस, और मैप प्राइस जिसपे बेच रहे होते हैं, ऐसा ही आ गया? जी जी, मैप प्राइस नहीं है, लिस्ट प्राइस तो ये है ना कि मतलब अभी आपने एक आइटम जो है ना मैंने जाके मीटू कर दिया जी, मैंने कहा कि आइटम जो है ना वो मैं लगाता हूँ $15 में, ये होगी मतलब आपकी वो जो लिस्ट प्राइस है। लेकिन मैप प्राइस जो है शायद हो सकता है $14 हो। तो मैप प्राइस और लिस्ट प्राइस दोनों डिफरेंट है। लिस्ट प्राइस तो वो है ये जिसपे आपने इफेक्ट मीटू कर दिया। डालती है?
इसका क्या इफेक्ट होता है? इफेक्ट किस सेंस में आप बताएंगे, मुझे क्लियर नहीं हुआ। मतलब लिस्ट प्राइस जो बाय बॉक्स पे मैप प्राइस तो बाय बॉक्स वाली है जिस पे हम विन करेंगे, ठीक है ना? तो फिर लिस्ट प्राइस क्यों होती है? मतलब उसको हमने जब लिस्टिंग बनानी है उसके लिए होती है लिस्ट प्राइस। जी जी, मतलब वो लिस्टिंग, जब आप लिस्टिंग मीटू कर रहे होते हैं ना, तब आपसे पूछता है कि आपकी प्राइस क्या होनी चाहिए, तो वो लिस्ट प्राइस होती है। मैप प्राइस तो ये है ना जो आपके सामने है कि जो ब्रांड ने इम्पोज कर दी, जिससे आप कम तो पे ये सेल। हमारा कोई सेल में इफेक्ट तो नहीं डालेगी या बीएसआर में इस पे इफेक्ट तो नहीं आएगा? यार देखो, अगर आपने नहीं, इफेक्ट किस तरह से आएगा आपके पास? देखो, अगर आप मैप प्राइस पे सारे लोग बैठे हुए हैं, $16 की एक मैप प्राइस है, आपने जाकर लगा दिया $17 में, तो आपके पास सेल ही नहीं आएगी फिर। तो जाहिर सी बात है, सेल पे इफेक्ट आएगा। आपने तो कम्पीट करना है ना, जब आपकी प्राइस सारों के बराबर होगी तब आप कम्पीट कर सकोगे। तो वो फिर आप हाँ वो देखोगे तो ना मैप कि प्राइस। जी जी, लिस्ट प्राइस जो है ना वो मैच करिए आपकी मैप प्राइस के साथ, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। वरना आपके पास सेल नहीं तो आएगी। ये और लिस्ट प्राइस हमें ब्रांड तो हमें मैप प्राइस का कहेगा ना, लिस्ट प्राइस तो हमारी अपनी मर्जी होगी ना। जी जी, अपनी मर्जी, लेकिन अपनी मर्जी इस तरह से नहीं होगी कि मतलब ब्रांड ने कहा जी आप $16 की बेचो, तो आप वहाँ पे $13 लगा के बैठ जाओ, आपके वो 3 वार्निंग आएगी, चौथी वार्निंग के ऊपर आपका अकाउंट उड़ा देंगे, वो आपका स्टॉक वहाँ से फ्रीज कर देंगे। तो ऐसे नहीं है कि मतलब आप मैप आपने अपनी मर्जी से बेचना है। मैप का मतलब ये है कि आपकी इससे कम प्राइस नहीं होनी चाहिए। नहीं नहीं, वो तो मैप है सर, लिस्ट प्राइस की मैं बात कर रहा हूँ। लिस्ट प्राइस कुछ भी डाल दे। वो वही कह रहा हूँ ना, लिस्ट प्राइस भी मैप से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक अच्छा है, अच्छा, मैप प्राइस से ऊपर ही होनी चाहिए लिस्ट प्राइस। ठीक ठीक ठीक, सही सही, थैंक यू थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर, फिर क्या हाल है? ठीक है वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। सर, से मेरा क्वेश्चन ये था कि कुछ प्रोडक्ट्स हैं, लेट्स से कि कोई स्प्रे है, मतलब वो लिक्विड में आ जाता है ना, तो फिर हम उन प्रोडक्ट्स में नहीं जाएंगे फिर? नहीं, लिक्विड पे नहीं, कोई मसला नहीं, आप चले जाएं। अगेन वही चीज़ है कि अगर आप वो देख लें कि अनगेट है कि नहीं है। मैंने आपको ये बताया था लास्ट सेशन में कि अनगेट जो है ना, वो लिक्विड आइटम्स जो होते हैं ना, वो अनगेट करवाना मुश्किल होता है कि वो अनगेट नहीं होते इजीली। तो बाकी तो सेल करें जैसे मर्जी करें, ठीक है। लिक्विड बेचते हैं लोग, कोई मसला नहीं है सर। अच्छा, आपके पास लिंक है आपका प्रीवियस सेशन का? असल में मैं नहीं था, तो लिंक मिल जाएगा? हाँ जी जी, लिंक आपको ग्रुप पे क्वेश्चन कर लें, एक मैसेज कर दें, आपको लिंक मिल जाएगा। चलें, ठीक है, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। ओके, इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो ये करें, अनम्यूट करें भाई आप, जो सैफ हैंड भाई, हुआ है वो करें। मेरा एक क्वेश्चन था, जी दो क्वेश्चन है मेरे ना। एक जी तो जी। मैंने ये पूछना था, पेट फूड जो है वो गेटेड होगा या नहीं होगा। और सेकंड मेरा क्वेश्चन है कि अगर सेलर ने स्टॉक हाइड किया हुआ है तो काउंट स्टॉक शो करेगा उसको, एक्चुअल स्टॉक उसका? नहीं, वो फिर आपकी या उसमें नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। वो फिर आपकी मजबूरी बन जाती है कि वो आप फिर नहीं कर सकते उसे, तो वो नहीं करेगा। फिर ये है कि आपको फिर रिस्क लेना पड़ेगा, या तो फिर तो नॉर्मली ये होता है कि नहीं होता, मतलब स्टॉक नहीं हाइड किया होता। वरना कई लोग हाइड कर देते हैं, कोई लिमिट लगा देते हैं कि 20 या 10, तो वो फिर शो नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। और बाकी ये नहीं पेट सर, फूड वही की आपने ऐसा। बात की, एक सेकेंड, पेट फूड की बात की, पेट फूड है वो गेटेड होगा। और बड़ा सिंपल सा तरीका है, आपने कोई चीज चेक करनी है ना, गेटेड है या अनगेट है, तो आप सिंपल जाकर ना उसको मीटू करके देख लें बस। मतलब आप अकाउंट में यहाँ पे ओपन नहीं कर सकता अभी, क्योंकि वहाँ पे कुछ मतलब पर्सनल नहीं है मेरा, अगर होता तो मैं कर देता। सिंपल है, आप जाके इसको ऐसे को कॉपी करें और मीटू करके देख लें, ठीक है? तो आपको वहाँ से आइडिया हो जाएगा कि मतलब आपसे कोई रिक्वायरमेंट है या नहीं। मैं आपको दिखा सकता तो मैं आपको दिखा देता, लेकिन अभी असल में अकाउंट मेरा नहीं है, तो आई कांट शो, मतलब अकाउंट नहीं, उसके स्टेट्स शो नहीं कर सकता। तो बड़ा सिंपल है कि वो एक एसनी कॉपी करें और उसको मीटू करें, कैटलॉग में जाएं, एडवर्ड्स में जाएं, और मैंने वो लास्ट सेक्शन में बताया था कि मीटू कैसे करते हैं। वहाँ जाके देख लें कि आपको क्या कह रहा है, कि जी सेल अभी करने का कह रहा है या वो मतलब इन फ्यूचर का कह रहा है, तो वो आपको वहाँ से आइडिया हो जाएगा, ठीक है? जी ठीक है, सर, थैंक तो यू। इसमें ये भी तो कर सकते हैं ना कि हम मतलब उनका ऐड टू कार्ट करके वो क्वांटिटी बढ़ा के चेक कर लें स्टॉक के लिए? नहीं, वो वही तो कह रहा हूँ ना, वो कैसे करोगे आप? जब उसने लिमिट लगाई हुई है 20 मैक्सिमम ऑर्डर की, तो आप नहीं कर सकते। अब वो कहेगा अमेजोन कि आप 20 से ज़्यादा वो ऐड टू कार्ट ही नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है, थैंक यू, ठीक, क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा सैफ भाई, जब हम डिस्ट्रीब्यूटर से कोई चीज़ परचेज करेंगे, कोई आइटम्स परचेज करेंगे, तो मैप प्राइस जो है वो तो हमें ब्रांड देता है, तो हमें वो ब्रांड से कंफर्म करनी पड़ेगी या डिस्ट्रीब्यूटर ही हमें प्रोवाइड कर देगा? अच्छा, यहाँ पे कुछ डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे होते हैं जो आपको ना, एक डिस्ट्रीब्यूटर है वो कहता है मैं अमेजोन पे अलाउ करता हूँ, लेकिन ना वो साथ मेंशन ये कर देता है कि आपको सारा का सारा कैटलॉग में आप अलाउ नहीं करूंगा, मैं आपको सिलेक्टेड आइटम्स जो है ना अलाउ करूंगा, या सिलेक्टेड ब्रांड्स अलाउ करूंगा। तो फिर आप उससे ना कंफर्म कर लोगे कि भैया यार मुझे बताओ कि आप जो आइटम ये है, तो आप इसका मुझे बता दो कि ये आप मैं सेल कर सकता हूँ अमेजोन पे, वो आपको वहाँ कंफर्म कर देगा।
तो आप उसकी कंफर्मेशन के बाद फिर आप जाओगे तो फिर वो आपको खुद भी बता देगा कि यहाँ पे मैप है या नहीं है। ऑलराइट। और सेकंड, ये जो आपने शीट शेयर की है, इसमें आपने कुछ स्पेसिफिक नंबर्स बताए हैं, जैसे अगर न्यू सेलर है तो उसके लिए बीएसआर जो है इस रेंज में अगर हो तो वो सूटेबल है, और आरओआई जो है इतना हो तो वो सूटेबल है। तो वो नंबर्स जो है वो हमें यानी इस शीट में कहीं मेंशन है कि जब हम शीट फिल कर रहे हो तो हम उससे कंपेयर कर रहे हैं कि हमने ये शीट फिल की है तो हम इन नंबर्स को कंपेयर कर रहे हैं कि यहाँ यानी ये हमारा यहाँ पे तो एज सच नहीं मेंशन, लेकिन ये है कि मैंने आपको एक रफ आइडिया दे दिया है कि आपका जो न्यू सेलर है ना, तो आप बीएसआर ऐसे पे जाएं जहाँ पे 20,000 25,000 मैक्स 30,000, इससे ऊपर ना जाएं। वैसे तो रिकमेंडेड है कि 70,000 तक की प्लॉट्स अप्रूव हो जाती हैं, होटल पे डालें या कहीं पे भी डालें तो। लेकिन हम सजेस्ट यही करते हैं कि मतलब आप, ये मेरा इतना एक्सपीरियंस है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे आप ज्यादा पे जाएंगे तो फिर सेल नहीं आएगी, आप बैठे रहेंगे स्टॉक लेके। तो आप कम बीएसआर पे जाएं, 30,000 से कम वाले। और बाकी रहेगी चीज ये कि जो आरओआई है या प्रॉफिट मार्जिन है वो 10% होना चाहिए मिनिमम। आरओआई जो है ना वो रफली 15% होना चाहिए, 15% से कम नहीं होना चाहिए। ओके, थैंक यू। वालेकुम सलाम जी। सर हमारे इसमें कितना शेयर आएगा सेल का, ये कैसे? जी ये वही चीज़ है कि एक ये एस्टिमेटेड है, ये फिक्स नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आपने ये सिंपल है। आपने क्या करना है कि एवरेज बीएसआर है ना लास्ट 90 डेज का, ठीक है, मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। बीएसआर जो लास्ट 90 डेज का एवरेज है वो आप कहाँ से चेक करेंगे? यहाँ से। हम यहाँ पे आएंगे स्टेट्स में, यहाँ पे आपको शो हो रहा है 1,16,630, ये इसका बीएसआर है, हेल्थ एंड हाउस होल्ड की कैटेगरी में ये। तो मैं जाऊँगा यहाँ पे एफबीआई टूल किट में, यहाँ पे जाके ढूंढूंगा हेल्थ एंड हाउस होल्ड, तो 116,000 जो है इसका हो गया बीएसआर, वो मैं लगा दूंगा यहाँ पे। तो ये मुझे शो कर रहा है कि ये 3 सेल इसकी एवरेज आ रही है पर डे। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 को 30 के साथ, तो ये मुझे एवरेज महीने की सेल दिखा देगा। तो वो बनती है 90, तो मैं यहाँ पे 90 लिख दूंगा। जैसे यहाँ पे इसकी 930, ठीक है, यहाँ पे 90 आ जाएगा, यहाँ पे 90 कर देता हूँ। और उसके बाद फिर आप जो है ना वो एफपीए सेलर्स जो है ना उसको चेक कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे आप फिल्टर लगा देंगे और मतलब प्राइम का या जो भी, तो यहाँ पे आप एफबीए सेलर्स को काउंट कर लेंगे, ये 2 हैं और एक ये ऊपर से बैठा हुआ 3 है। और आप जब खुद जाएंगे तो आप एज एफबीए सेलर 4 हो जाएंगे, तो फिर आप यहाँ पे 4 लिख देंगे, ठीक है। और ये फार्मूला ऑटोमेटिक यहाँ पे लग जाएगा। आपने क्या सिंपल करना है, एस्टिमेटेड मंथली सेल्स डिवाइडेड बाय एफबीए सेलर्स सेल ऑफ शेयर आपका आ जाएगा 23। अब मैंने ये कहा था कि बीइंग ए न्यू सेलर जो है ना ये 23 फिक्स नहीं होगा। आपको ये जरूरी नहीं है कि 23 ही मिले, और मोस्ट ऑफ द केसेस में ये 23 से कम ही मिलता है आपको, अगर आपकी 0 रेटिंग हो, नए सेलर हो आप। तो मोस्टली लोग यहाँ पे नए बैठे होंगे जो स्टार्ट कर रहे हैं या हंटिंग कर रहे हैं, तो उनके लिए ये है कि ये उनको इसी का आइडिया होना चाहिए, मतलब लोग जा रहे हैं तो ये इस तरीके से है। ठीक है, ये हो गया क्लियर अब आपको? सर एक क्वेश्चन ये है कि अगर एक प्रोडक्ट है उसके ऊपर कोई वेल नोन ब्रांड नहीं है, मतलब आप जस्ट अपनी इन्वेंट्री लें और जाके उसके ऊपर मी टू कर लें, चिपक जाए, ब्रांड डजंट हैव एनी इशू, तो आप क्या रिकमेंड करते हैं ऐसी प्रोडक्ट पे? ना उसके ऊपर मैप भी नहीं है तो, और प्राइस भी उसकी $10 से कम है या $10 है, तो व्हाट यू रिकमेंड? ठीक है, आप अगर सोर्सिंग अच्छी ढूंढ सकते हो तो बड़ा ब्रांड नहीं है तो चले जाओ, कोई मसला नहीं होगा, ब्रांड को पता भी नहीं चलेगा। अगर ब्रांड है, ब्रांड रजिस्ट्री है, अगर सारा कुछ है, फिर नहीं जाओ उसके ऊपर, फिर ब्रांड नहीं देखिए, ब्रांड तो पार्टिसिपेट भी नहीं कर रहा ना उस प्रोडक्ट में, ठीक है ना, खुद भी नहीं है, बस उसकी लिस्टिंग है और उसके ब्रांड के नाम से कोई और सेल कर रहा है, मतलब और बाकी बंदों ने मी टू किया हुआ है, तो जी डिपेंड करेगा सेलर्स कितने हैं। अगर तो 1 या 2 सेलर्स हैं फिर नहीं जाओगे आप। अगर उस पे हैं 4 5 6 7 8 सेलर है उसके ऊपर, बस ठीक है, आप कर सकते हैं, बिल्कुल कोई मसला नहीं है अगर आपकी सोर्सिंग है। बट मैं ये पूछ रहा था कि जब मैं उसकी लिस्टिंग बनाऊंगा तो Amazon मेरे से वो प्रूफ मांगेगा, तो उसमें हम फिर कैसे करेंगे? तो अब वो ये तो जिस आप कहीं ना कहीं से सोर्स कर रहे होगे ना उसको, आगे जिस जी कर रहे हो, तो वो अगर ऑथोराइज बंदा है उस ब्रांड का, तो फिर उसकी इनवॉइस जो है ना वो आपकी एक्सेप्टेबल होती है। अगर ऑथोराइज नहीं है तो ऑथराइज है या कंपनी है या उसका वो उधर बंदा बैठा हुआ है यूएस में, जी तो वो फिर ऑथोराइज है तो फिर वो एक्सेप्टेबल होगी, फिर आप उसकी इनवॉइस लेके सबमिट कर दो। अच्छा, थैंक यू। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सर भाई, मैं ऐसा तो पूछना चाह रहा हूँ कि
हमें कैसे पता चलेगा कि एक जो सप्लायर है वो डिस्ट्रीब्यूटर है या होलसेल वाला बंदा है? हम उसकी कैसे चेक कर सकते हैं कि वो डिस्ट्रीब्यूटर है या होलसेलर है? इसमें जो सबसे बेस्ट वे होता है ना, वो आप ब्रांड से खुद जाके डायरेक्ट पूछ सकते हो। ब्रांड आपको नॉर्मली बता देते हैं कि ये मेरा ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर है। तो सबसे बेस्ट तरीका ये है। एक लोग यहाँ पे कुछ और भी यूज़ करते हैं, वो टूल है, मैंने पर्सनली इतना कभी यूज़ नहीं किया, मुझे किसी ने बताया भी था लास्ट के वो जी यहाँ से इसको ऑथोराइज चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। तो लेकिन मैंने उनको यही कहा था कि आप बेस्ट तरीका ये है कि सेफ वे में जाएं आप, और वो सेफ वे यही है कि आप ब्रांड को खुद कॉल कर लें या ईमेल कर दें, उसे पूछ लें कि ये डिस्ट्रीब्यूटर है, आप डायरेक्ट तो मुझे अलाउ नहीं कर रहे परचेज करने का, आपका अमाउंट कुछ ज़्यादा है या ऐसा है, तो आप मुझे काइंडली ये बता दें कि ये जो बंदा है ये डिस्ट्रीब्यूटर का ये ऑथोराइज है आपका या ये ऑथोराइज नहीं है। तो डिस्ट्रीब्यूटर नॉर्मली ऑथोराइज होते हैं, जो नॉर्मली होलसेलर होते हैं ऑथोराइज नहीं होते, वो ऐसी बल्क में बाय करके लगा के बैठे होते हैं। तो बेस्ट वे ये है कि आप ब्रांड से खुद पूछें डायरेक्ट। सही है। और ये बताइएगा कि जैसे कुछ जैसे आप वेबसाइट्स होती हैं जिनके पास काफ़ी सारे ब्रांड्स, यानी कि वो मे बी वो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं और उनके अंडर काफ़ी सारे ब्रांड्स होते हैं, तो क्या हम उनसे बात करें कि हम ये ज़्यादा अच्छा नहीं है कि अगर उनसे हमें मिल जाए कोई अकाउंट वगैरह, तो वो तो फिर हम काफ़ी सारे ब्रांड्स हम बेच सकेंगे उससे? ऐसा पॉसिबल है कि एक ही बंदे से हम ले लें? बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबल है। अच्छा, इसमें जो सबसे चीज़ है ना, आपको अप्रूवल डिस्ट्रीब्यूटर की वही चीज़ होगी, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम करेंगे ब्रांड के साथ, तो वो डिस्ट्रीब्यूटर जो है ना, वो आप अप्रूवल तो लिया होगे, अगेन वही चीज़ है कि डिस्ट्रीब्यूटर जो है ना, वो प्रॉफिट मार्जिन बहुत बहुत कम होते हैं। जब आप उसकी शीट एनालाइज करोगे ना, शीट उसमें डाल के, तो आपको प्रॉफिटेबल आइटम नहीं निकलते। ये बहुत बड़ा इशू है। बड़ी किस्मत की बात होती है कि 10 में से एक बंदा डिस्ट्रीब्यूटर जो है ना, वो या 2 निकल आए काम के, वरना 7-8 जो है ना वो ऐसे ही होते हैं जहाँ प्रॉफिटेबल नहीं होते। सही है, सही है। यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर से प्रॉफिट कम हो जाएगा, अगर कोई होलसेल तो वो तो टोटली ज़्यादा ही कम हो जाएगा, ना होने के बराबर है। तो हमें ब्रांड की तरफ ही जाना चाहिए। चलें, बेस्ट ये है कि ब्रांड की तरफ जाना चाहिए। लोग कहते हैं कि नए बंदे को ब्रांड नहीं मिलता, लेकिन वो ये है कि अगर आप थोड़ी सी एफर्ट राइट वे में लगाएंगे तो आपको मिल जाएगा। चलें, सही है। बहुत शुक्रिया साहब भाई। ओके ओके जी, अब नेक्स्ट सर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन ये था कि जैसे अब मैंने काफी एशियन हंट किए हुए, तकरीबन 12-15 हैं इसमें, तो न्यूबी के लिए आप क्या रिकमेंड करते हैं कि कितने एशियन से स्टार्ट करना चाहिए? यार न्यूबी कैसे होता है कि अगर आप 1 या 2 एसिन पहले करके देखो, आपको पता चले कि आपने वाकई उस पर सेल आ रही है, तो एक तो अगर वो सेल हो जाए अच्छे, तो फिर आप ठीक है, आप नेक्स्ट भी जाके न्यू कर दो 12 के 12। न्यूबी तो कोई मसला नहीं है। आप न्यूबी किस सेंस में होगा कि वो 6 महीने तक पहले बेटर है, तो न्यूबी नहीं देगा। एक न्यूबी तब भी न्यूबी होगा कि मतलब वो उसने 6 महीने से अकाउंट बनाया हुआ है और एक ही आइटम लिस्ट भी है, तो मेरे ख्याल से वो न्यूबी होगा। और अगर वो अगर उस पे ऐसे कर लेंगे, जो मेरी 12-15 आइटम्स हैं उसमें मैं देख लूं कि मेरा प्रॉफिट मार्जिन किस में ज्यादा है, तो उसमें पहले मैं स्टार्ट कर लूं। इज इट हाँ बिल्कुल पॉसिबल? सही है। जिसका बीएसआर कम हो उसको स्टार्ट करें, जिनका बीएसआर कम हो, प्रॉफिट मार्जिन अच्छा हो, उनसे स्टार्ट करें। ठीक ठीक, थैंक यू। ठीक है। और इसके अलावा दो लोगों ने और हैंड रेज किया हुआ है, वो अनम्यूट कर लें अपने आप को, या मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये पूछना था, ये जो आपने कीपा के बारे में चार्ट वाइज तो बता दिए, लेकिन जब हम कीपा का ग्राफ देखते हैं तो उसमें हमने वेरिएशन वगैरह भी एनालाइज करनी है, तो उस ग्राफ से हम कैसे इंटरप्रिटेशन निकालें अपनी प्रोडक्ट की? ये एक पहली चीज थी। दूसरी सेकंड चीज ये कि रिटेल प्राइस और मैप प्राइसिंग में क्या डिफरेंट है? क्या रिटेल प्राइस या मैप प्राइस एक ही चीज है? नहीं, अगर हेलो, सॉरी, ये इंटरनेट का इशू हो गया था मेरे ख्याल से। अच्छा, अब दोबारा बताइएगा। सर मैं ये पूछ रहा था, रिटेल प्राइस और मैप प्राइसिंग में क्या डिफरेंशिएट है? जहाँ पे मैप है ऑब्वियसली प्रोडक्ट का, वहाँ पे उन दोनों प्राइसेस में क्या डिफरेंशिएट ओके है? ओके। सेकंड चीज, कीपा के चार्ट को देख के हम किस तरह एनालाइज करें कि हमने इससे ये रिजल्ट निकालना है, इसकी ये इंटरप्रिटेशन है, लाइक वेरिएशन इतनी ज्यादा है, ये प्रोडक्ट नहीं लेनी, या प्राइस में वेरिएशन इतनी ज्यादा है, तो उस चार्ट को देख के कैसे हम एनालाइज करें अपना प्रोडक्ट सही है कि नहीं? आपको आवाज आ रही है मेरी, अभी भी इशू आ रहा है, कट रही है?
कंफर्म करें मुझे। सर अब आ रही है। अच्छा, आप सपोज एक डेल का लैपटॉप लेते हैं, तो डेल जो है ना आपको कहता है कि आपने ये $1000 का चलना है, ये मतलब मेरी रिटेल प्राइस है। सपोज वो कहता है कि जी $1000 रिटेल प्राइस है मेरी, और जो है ना $950 जो है ना वो $950 जो है ना इसकी मैप प्राइस है। तो अब क्या होगा कि जो आपकी रिटेल प्राइस है ना, तो आप उस रिटेल प्राइस से ऊपर नहीं सेल करोगे $1000, जो उसने फिक्स कर दी वो रिटेल प्राइस है। और वो कहता है कि आपके पास मार्जिन है कि आप $950 तक कम करके बेच सकते हो। अब ये मैप प्राइस होती है ऑनलाइन सेलर्स के लिए, वरना स्टोर में तो जो बंदा आएगा उसने तो 1000 के लेके जाना है ना, उसको मसला नहीं है, 980 का भी ले जाएगा, वो कितने का ले जाएगा। लेकिन जो स्टोर है ना, जो ऑनलाइन, वहां पे ये मैप प्राइस इंपोज होती है। फिर वो कहते हैं कि आप 950 जो है ना वो एक प्राइस है, उससे कम पे सेल नहीं कर सकते, उससे ऊपर ही रहना पड़ेगा आपको। जो आपका है ना 950 से $1000 तक का जो है मतलब एक ब्रैकेट है, उसके अंदर आपको रहना पड़ेगा। ठीक हो गया सर। दूसरा कीपा का चार्ट जो है उसके बारे में थोड़ा सा अच्छा, बताइए। कीपा का जो चार्ट है ना, वो वेरिएशन के बारे में आपको कुछ नहीं बता रहा होता। वेरिएशन जो है ना वो आपको मैंने बताया कि आपको ये मैनुअल ट्रैक करनी पड़ती है। एक तो ये चीज़ है, यहाँ पे आप बड़ा सिंपल है, ये इस तरह से आप सेलर का जो स्टॉक है ना वो मॉनिटर करते हो, मतलब 999 मेथड से या काउंट स्टॉक करती है। ठीक है, ये मैंने आपको पहले मेंशन कर दिया। अगर आपने लेट ज्वाइन किया तो इस सेशन का स्टार्ट से देख लीजिएगा, 5-10 मिनट आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे ये डिस्कस हो चुका है ऑलरेडी, तो आप ये स्टार्ट से जो फ्लक्चुएशंस हो रही है ग्राफ में, लाइक ये बीएसआर है और ये ग्राफ के काफी डायनेमिक्स हैं, तो इससे हम किस तरह इंटरप्रिटेशन निकालें अपने लिए? और भी तो इसमें प्राइसिंग की भी है और थर्ड पार्टी न्यू एफबीए है, सेल्स रैंक की है, तो इन सब से हम इंटरप्रिटेट भी तो करेंगे ना इस ग्राफ को। इसमें बड़ा सिंपल है कि बीएसआर में अगर आप इंटरप्रेट करना चाह रहे हैं कि बीएसआर को किस तरीके से इंटरप्रेट करें, तो आप इसको एक 1 ईयर पे ले जाएं। बड़ा सिंपल है, अगर आप एक आइटम पे जा रहे हैं तो आप आइटम को आप सीजनलिटी उसकी चेक कर सकते हैं कि मतलब आइटम की सीजनल तो नहीं है। तो आप यहाँ पे जो ये आपको ये ग्रीन कलर की, ये लाइट ग्रीन कलर की आपको जो ये लाइन्स नजर आ रही हैं, तो आप यहाँ पे आके इन पे आके देखेंगे कि मतलब ये जो यहाँ पे बीएसआर है 150 है, और ये मतलब कितना फ्लक्चुएट हुआ है। अगर किसी जगह पे ये बहुत लोअर हुआ है तो इसका मतलब है ये सीजनल आइटम है, और कहीं पे वो पीछे बहुत ज्यादा ऊपर रहा है तो इसका मतलब है कि वो वहां पे सेल नहीं थी। और ये कुछ आइटम आपको ऐसे मिलेंगे विंटर के होंगे, तो वो मतलब जनवरी फरवरी में उसका जो बीएसआर है वो बहुत नीचे रहेगा, और नॉर्मल डेज में मतलब वो अप रहेगा। तो इसका मतलब है कि आप इसको एक सीजनलिटी जो है ना उससे जज कर सकते हो, और आप ऐसे आइटम पे फिर वो देख सकते हो कि मतलब प्रिडिक्ट कर सकते हो कि मैं ऐसे आइटम पे जाऊँ तो क्या वो सेल होगी या उसकी नहीं होगी। तो यानी कि और इसके अलावा भी कुछ हॉलीडेज रिलेटेड आइटम्स होते हैं, यानी कि ईस्टर हो गया या कुछ ऐसे। अभी लास्ट डेज में किसने मुझे एक आइटम निकाल के दिया था, वो ईस्टर रिलेटेड था। उसका जो एवरेज बीएसआर था लास्ट 90 डेज का वो था तकरीबन 80 या 90,000 के अराउंड। और जो करंट बीएसआर था उसका, मतलब मैं यहाँ से इसको स्टेट्स को जाके यहाँ पे था 80-90,000, ठीक है। लेकिन जब मैंने उसका करंट बीएसआर देखा लास्ट 10-15 डेज का, तो वो इन फ्यू थाउजेंड था, 1100-1200। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई, तो मैंने जब जाके देखा तो मुझे कंफर्म हुआ कि ये तो ईस्टर का आइटम है। तो ऐसे आइटम पे आप जा सकते हो, और उसमें प्रॉफिट भी था। लेकिन आपको उस टाइम का फिर वेट करना पड़ेगा, जो वो टाइम जब आएगा तो तब आप उस पर सेल लेके आ सकते हो। और बाकी ये है कि वही मैंने आपको बताया कि सेकंड नंबर पे आप अमेजोन देखोगे इस ग्राफ में 1 ईयर करके देख लो, लेकिन 3 मंथ्स इज बेस्ट। और देखोगे कि मतलब अमेजोन कितनी देर में यहाँ पे बैठा हुआ था, किस आइटम पे अगर बैठा हुआ था वो लास्ट 2 मंथ्स में, लेकिन आप अब नहीं है, तो आप ऐसे आइटम पे रिस्क लेके जा सकते हो कम स्टॉक के साथ, आपको आइडिया हो जाएगा। और अगर यहाँ पे अमेजोन मतलब कभी आ रहा है कभी जा रहा है, तो फिर आप उस पर भी अगेन वही रिस्क वाली बात है कि आप जाओगे तो वो कंटिन्यू स्टॉक में ना आ जाए। तो ये चीज़ है अमेजोन का, आप देख सकते हो। उसके बाद प्राइस ये जो यहाँ पे शो हो रही है, तो प्राइस का मैंने आपको वही बताया कि आप यहाँ से ये प्रिडिक्ट करोगे कि मतलब ऐसी आपने वो लास्ट 90 डेज की एवरेज प्राइस निकालनी है, या फिर आपने ग्राफ में से देखनी है कि लोएस्ट प्राइस कितनी गई है इसके ऊपर। अब मुझे यहाँ पे लोएस्ट प्राइस यहाँ पे ये रेक्टेंगल नजर आ रही है पिंक कलर की लाइन के ऊपर, आपने यहाँ पे देखना है 12.96 नजर आ रहा है, और यहाँ पे मैं आऊँ तो 12.46 नजर आ रहा है। तो मैं अब देखूंगा कि यार अगर देखो सपोज लास्ट 90 डेज में 12.46 तक लोग लेके गए थे इस आइटम को, और वहां पे जाकर उनको बाय बॉक्स मिला था, तो क्या मैं इतनी अच्छी सोर्सिंग कर सकता हूँ कि मतलब अगर 12.46 में मुझे बेचना पड़े तो क्या प्रॉफिटेबल होगा? तो आप यही यहाँ से प्रेडिक्ट करते हो। तो बस ये 2-3 चीजें हैं जो ये ग्राफ में नजर आ रही है आपको सामने ये प्रेडिक्ट कर रही है। इसके अलावा ऐसा कुछ यहाँ पे है नहीं। प्राइस वॉर हो इस जगह पे, तो फिर उसमें हमें ग्राफ क्या वो बता रहा होगा कि ये सारी प्राइस वॉर में है? एज सच जो प्राइस वॉर है ना वो बड़ा सिंपल आपको मतलब नजर आ रहा होता है। प्राइस वॉर जो है ना वो ये होता है कि मतलब एक अगर जो है ना ग्राफ वो बड़ा सिंपल होता है कि अगर प्राइस जो है ना उसमें मतलब एक ग्राफ है, जैसे ये पिंक कलर की लाइन है, अगर वो लोअर डाउन होती जा रही है ना, मतलब ये देखो यहाँ पे ये एक मतलब डाउन स्लोप बनी हुई है, मतलब नीचे की तरफ आ रहा है।
तो अब यहाँ पे आपको बड़ा इजीली वो प्रेडिक्ट कर रहा है कि मतलब यहाँ पे प्राइस वॉर हुई है इस डेट के अंदर 16 मार्च या 17 मार्च के। ये प्राइस मतलब यहाँ पे इतनी ऐसे करके गिरी है। एक बंदे ने 17.50 लगाया, दूसरे ने 15.99 लगा दिया, तीसरा आया उसने और भी कम कर दी, 15.94 कर दी। तो ये आपको यहाँ से प्रेडिक्ट करिए कि जो स्लोप है ना वो डाउन, अगर कहीं पे बहुत ज्यादा डाउन हो तो इसका मतलब है यहाँ पे प्राइस वॉर हुई है और यहाँ पे हो रही थी पास्ट, तो अभी भी नेक्स्ट भी हो सकती है। तो ये चीजें हैं, मतलब आपको ये इस तरह से ये डिनोट कर देंगे, आप ये लाइन देखेंगे तो आपको इससे आइडिया हो जाएगा कि मतलब अगर प्राइस वॉर यहाँ पे रही है या नहीं रही। ठीक है। अच्छा सैफ भाई एक बताइएगा कि कुछ ये जो कीपा का ग्राफ होता है उसमें बीएसआर कुछ अरसे के लिए शो ही नहीं होता है और दोबारा से शो होना शुरू हो जाता है, फिर गायब हो जाता है, फिर तो ऐसा क्यों होता है? बीएसआर अगर गायब हो रहा है ना तो और आपको पिंक कलर की लाइन नजर नहीं आई, उसका मतलब है कि वो बाय बॉक्स वहाँ पे सप्रेस हुआ है इन पास्ट। अब बाय बॉक्स सप्रेस कैसे होता है कि मतलब अगर बाय बॉक्स सप्रेस होगा ना तो यहाँ पे मुझे ना ये नहीं शो करेगा, मतलब जो भी है यहाँ पे ऐड टू कार्ट शो नहीं करेगा या बाय नाउ शो नहीं करेगा, ठीक है। तो ऐसा आइटम जो है ना वो बाय बॉक्स सप्रेस होते हैं उनके ऊपर। अब बाय बॉक्स सप्रेस काफी रीजंस की वजह से हो सकता है कि अगर आपने एक आइटम बेचना शुरू किया आज $14 का, कल आपने उसकी प्राइस कर दी $18, आपका बाय बॉक्स सप्रेस होने के चांसेस हो गए कि मतलब वहाँ पे सप्रेस हो जाएगा। आपने हमेशा जो है ना जब भी प्राइस चेंज करनी है वो कोशिश करनी है कि मतलब 5% या 10% से ज़्यादा कम चेंज नहीं, मतलब उसमें ज़्यादा चेंज नहीं करनी है। उसमें अगर कम करनी है तो 5% की लिमिट के अंदर रहते हुए करनी है, यानी कि आज $14 में बेचते हो तो कल आप 13.50 या 13.60 में लगा के उसको सेल करो। ये नहीं कि आपने आज 12 में बेच लियो तो कल आप सीधा 18 पे कर दो, तो आपका बाय बॉक्स वहाँ पे वो हो जाएगा, मतलब सप्रेस हो तो सजाद भाई सॉरी सैफ भाई ये फिर सभी सेलर्स का सप्रेस हो जाता है, यानी कि उस दौरान ड्यूरेशन नहीं होता, वो सिर्फ आपका होगा। अगर कोई दूसरा बैठा होगा तो उसको मिल जाएगा। और बाकी जब बाय बॉक्स की यहाँ पे ये बीएसआर की लाइन टूटती है ना, नजर नहीं आती दरमियान में, तो वो ये इंडिकेशन होती है कि यहाँ पे आइटम आउट ऑफ स्टॉक हो गया था इन पास्ट, मतलब यहाँ पे कुछ है ही, ठीक है। लेकिन इसमें मैंने देखा है कि वो जो हमारे पास जो होती है ना ये न्यू वाली जो रेडिश सॉरी ब्लूइश जो लाइन है ये होती है उसमें, लेकिन बीएसआर नहीं होता है। ब्लूइश लाइन शो अब देखिए मैंने ऑब्जर्व किया है कि ब्लूइश लाइन जहाँ पे ड्रॉप कट होती है इट मींस कि वो आउट ऑफ स्टॉक हुई है न्यू प्राइस वाली जो है। लेकिन उस कुछ जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसमें ब्लूइश लाइन सारी वो होती है लेकिन बीएसआर बीच में गायब होता है। ये वही मैं बता रहा हूँ कि ये जो बीएसआर ये पीछे से जो लाइन नजर आ रही है ना, ये ब्लू है या जो ग्रीन है लाइट, ये जो लाइन बीएसआर की है, तो ये जब आइटम आउट ऑफ स्टॉक होता है ना तो ये मतलब बीएसआर वहाँ पे लाइन गायब नहीं होती। वो आपकी बात ठीक है बिल्कुल कि वो बीएसआर जो है ना वो अब चला जाता है बहुत ज्यादा, अगर आउट ऑफ स्टॉक चला जाए तो अब चला जाता है। लेकिन ये वाली जो लाइन है ना दरमियान में जो पिंक कलर की, ये गायब हो जाती है जब आउट ऑफ स्टॉक जाता है। अगर ये कहीं पे आपको टूटी नजर आ रही है ना तो उसकी दो चीजें हैं इंडिकेशंस कि या तो ये है कि वो आइटम आउट ऑफ स्टॉक है या बाय बॉक्स सप्रेस हुआ है। और हाँ, बीएसआर गायब हो जाता है तब भी जब बाय बॉक्स सप्रेस हो, तो तब भी आपको बीएसआर यहाँ पे शो ही नहीं होगा, ना यहाँ पे शो होगा। और आप नीचे भी आओगे ना यहाँ पे आपको ऐसे आइटम मिलेंगे कि यहाँ पे अगर देखोगे कि यहाँ पे बीएसआर ही नहीं है, उसका गायब है, कुछ लिखा है वो ही नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि आइटम पे बाय बॉक्स सप्रेस हुआ है, अभी हुआ है या पहले कहीं हुआ था, वो भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है जी, सही हो गया, बहुत शुक्रिया। ठीक है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लें अभी, मतलब हम 5-7 मिनट में क्लोज करते हैं। और कोई जनरल क्वेश्चन हो इसके अलावा तो कुछ लोगों के क्वेश्चन थे, मतलब और भी कोई आई विश के मतलब हम कुछ चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं, मतलब कुछ एलएलसी रिलेटेड या कुछ ऐसा। सर भाई कीपा का चार्ट ओपन कीजिएगा, उसमें एक क्वेश्चन था मेरा, जो 3 डिफरेंट जो है ना हमारे पास जब हम कर्सर लेकर जाते हैं कीपा के चार्ट में, हमारे पास एक न्यू आ रहा है, एक न्यू थर्ड पार्टी एफबीए और बाय बॉक्स। इसको डिफरेंशिएट कर दें, मतलब प्राइस तो हमने स्टैटिस्टिक से देख ली, लेकिन कहीं पर जो है न्यू जो है वो कम है या ज़्यादा है, और न्यू थर्ड पार्टी एफबीए जो है उसकी प्राइस कम आ रही होती है न्यू से। अच्छा, अब ये न्यू जो है ना वो बड़ा सिंपल है कि मतलब ऐसे आइटम्स हैं जो मतलब न्यू के अंदर जो है ना वो सेल हो रहे हैं, मतलब जिनकी कंडीशन जो है ना वो मतलब न्यू है, या तो वो आपको यहाँ पे शो कर रहा है कि मतलब वहाँ पे उनकी जो प्राइस है ना वो कितनी रही है। ठीक है, अगर यहाँ पे यूज होता तो शायद यहाँ पे यूज किया जाता। एक तो ये है कि जो आइटम की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आइटम की कंडीशन कौन सी है, कि वो नया है या पुराना है, यूज्ड है या मतलब ऐसे भी होते हैं। आप जब जाके यहाँ पे अमेजोन बेच रहा होता है, ऐसे अमेजोन वेयर हाउस बेच रहा होता है यूज्ड आइटम्स, तो यूज्ड लाइक न्यू है, तो वो यहाँ पे अब ये न्यू आइटम है तो वो उसका बता रहा है कि मतलब न्यू आइटम पे
जो यहाँ पे आपको मतलब इन लोगों की ब्लू कलर की लाइन जो है वो शो कर रही है कि ये न्यू आइटम इतने पे सेल होता है। बाकी जो नीचे थर्ड पार्टी FBA है, वो थर्ड पार्टी FBA का ये है कि मतलब इनको यहाँ पे सेल मिली है, जो आपको ये जो यहाँ पे जो इसी वक्त जो यहाँ पे रेक्टेंगल्स नजर आ रही है ना छोटी छोटी, ये डिनोट कर रही है कि यहाँ पे सेल आई है, या यहाँ पे मतलब एक बंदे से बाय बॉक्स मूव होकर दूसरे बंदे के पास आया है। ठीक है, अगर आप इन रेक्टेंगल्स का जो मतलब है बड़ा सिंपल है कि यहाँ पे एक बंदे के पास बाय बॉक्स था, वहां से मूव होकर दूसरे के पास आया, और जो बाय बॉक्स है वो मैंने आपको ऑलरेडी डिफाइन कर दिया कि मतलब इस प्राइस के ऊपर मतलब ये आइटम मतलब सेल हो रहा था, या यहाँ पे बाय बॉक्स इस प्राइस पे था। तो ये तीन चीजें, ये न्यू आइटम न्यू को शो कर रहा है। थर्ड पार्टी FBA ये शो करता है कि यहाँ पे मतलब बाय बॉक्स रोटेट होके मतलब दूसरे बंदे के पास गया, ये शो कर रहा है। और बाय बॉक्स जो है ना, ये पिंक लाइन वो ये शो कर रही है कि मतलब प्राइस कितनी थी उस वक्त जब मतलब रोटेट हुआ है जो भी था, तो वो बाय बॉक्स की प्राइस कितनी थी उस वक्त। तो ये तीन चीजें हुई इस तरह से। ठीक है, थैंक यू। ओके, तो ठीक है, आई थिंक वी प्रीटी मच कवर्ड सब कुछ। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें, और बाकी ये है कि कोई जनरल क्वेश्चन हो तो वो डेफिनेटली पूछ लें। मतलब दरमियान में टाइम नहीं मिलता, काफ़ी लोगों के क्वेश्चन होते हैं दरमियान में, तो पूछ लें। अभी हम 5-7 मिनट हैं स्टिल, तो पूछ लें, नहीं तो फिर हम कोई स्पेसिफिक आप लोग भी रिकमेंड कर सकते हैं कि हम नेक्स्ट टॉपिक क्या रखें, तो वो भी ग्रुप में बता दीजिएगा कि मतलब एक नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए। बाकी जो रहेगी, कुछ लोगों ने क्वेश्चंस पूछे थे कि हम मतलब हमें जो है ना ब्रांड्स को कॉल करने का वो बता दें, तो मैंने उनको ये बताया था कि जो कम्युनिकेशन है ना, वो दो चीज़ें हैं मतलब वहाँ पे। एक तो ये है कि मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मतलब आपने कौन कौन सी लाइंस यूज़ करनी है, वो मैंने आपको ऑलरेडी भी बताया अपने लास्ट सेशंस के अंदर कि मतलब ब्रांड को कॉल करते वक्त आपने क्या कुछ मेंशन करना है या कुछ ऐसा। और बाकी जो रहेगी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स, वो मतलब मैं आपको नहीं बता सकता कि मतलब वो कैसे, वो आपको फिर एक कोर्स ही करना पड़ेगा उसका। मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है कि आपको इंग्लिश में सिखाऊं या कुछ ऐसा, वो नहीं हो सकता मेरे से। बाकी जो टैक्स रिलेटेड इश्यूज हैं वो फिर आपका अकाउंटेंट आपको बता सकता है कि जी वेट कितने % होगा या कितने, वो मुझे नहीं पता, वो आप अकाउंटेंट से पूछ सकते हैं। सैफ हाँ भाई जी जी। इस तरह कीजिएगा कि एक जो आप लाइंस की बात कर रहे हैं ड्यूरिंग कॉल जो हमने यूज़ करनी है, वो आप लिख के हमें एक थोड़ा सा स्क्रिप्ट सा बना दें, तो ताकि वो सभी को आप सर्कुलेट कर दीजिएगा ताकि वो इजी रहे थोड़ा सा। ओके ओके, आई विल ट्राई कि मतलब मैं आपको कुछ लाइंस ऐसी बता दूं कि जो डूज जी एंड डोंट्स जो है ना वो मतलब मैं मेंशन कर दूंगा आपको। चलें, सही है, बहुत शुक्रिया। सर भाई, ये कोई लाइंस, पर्टिकुलर लाइंस हैं कोई? मतलब हमने तो जितनी भी कॉल्स की हैं ना, वो तो बिल्कुल रैंडम जैसे हम बात करते हैं वैसे की हैं, और ब्रांड से बात भी होती है कुछ आगे, वो डिस्ट्रीब्यूटर्स तक भी उन्होंने हमें मतलब नंबर्स दिए हैं। तो ये कोई मतलब बहुत ही नेसेसरी है कि बस वही लाइन हम फॉलो करें, या बिल्कुल रैंडम भी नो जा नो नो सकते नो, हैं? देखो कन्वर्सेशन हमेशा रैंडम होती है। आपने किसी पाकिस्तानी बंदे से जैसे बात करनी है ना, वैसे ही करना है। आपने कोई स्क्रिप्ट फॉलो करोगे तो स्क्रिप्ट के ऊपर बात जाएगी नहीं। ये बड़े लोगों समझ को देखा कि जो है ना, मैंने एक स्क्रिप्ट खोल के वहां बैठा हुआ था, तो वो मैं एक बात कर रहा था, आगे से रिप्लाई कुछ हो रहा था, तो मेरा स्क्रिप्ट जो है ना सारा वो बर्बाद हो गया। मतलब मैं वो कर ही नहीं सका, मैं उसके अकॉर्डिंग कन्वर्सेशन ही नहीं कर सका स्क्रिप्ट के ऊपर। हाँ जी। तो मैंने यही कहा कि आप जो है ना, वो आपने ये कुछ स्किल सीखनी है कि मतलब ये लाइंस आपने माइंड में रखनी है सोच के कि यार मतलब मैं इस लाइन पे इसको लेके आऊँ। वो बड़ा सिंपल है कि आप उसे कहोगे कि यार देखो कि ठीक है, अगर तुम मुझे अलाउ नहीं करे ना अमेजोन पे, मैं खाली अमेजोन पे सेल नहीं करता, मेरा अपनी वेबसाइट है, उसकी बड़ी अच्छी ट्रैफिक है, मैं वहाँ पे सेल करता हूँ, तो मुझे अलाउ करके देखो, तुम्हारी ब्रांड की प्रेजेंस जो है ना वो बहुत अच्छी हो जाएगी। और आप काफ़ी लाइन यहाँ पे यूज़ कर सकते हो कि मतलब मैं खाली USA में सेल नहीं करता या UK में सेल नहीं करता, मैं UK की जो दूसरी सब जो यूरोप की कंट्रीज़ है वहाँ पे भी सेल करता हूँ। तो जब वो ब्रांड देखता है ना कि यार मतलब इतना बड़ा सेलर है, ये दूसरे कंट्रीज से भी मेरा सामान लेके जाएगा, मतलब आई डोंट नो मतलब आप लेके जाओगे कि नहीं लेके जाओगे। मैं करता हूँ, मतलब मैं ये करता हूँ कि USA में जो ब्रांड है उसको कनाडा में भी जो है ना वो सोर्स कर लेता हूँ, सेल करना स्टार्ट कर देता हूँ। तो मतलब मेरे लिए हाँ वो एक पॉसिबिलिटी है कि हाँ ठीक है, मैं बात कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आपको फिर अप्रूवल्स के ज़्यादा चांसेस होते हैं। बाकी अगेन वही चीज़ है, मैंने आपको स्टोर का बताया कि वो आपसे नॉर्मली कहते हैं कि रिटेल आउटलेट है कि नहीं है, तो आप एक कर सकते हो एक काम। मैंने ये बताया था कि जहाँ पे आपकी कंपनी है ना, जिस एड्रेस पे, आप उसके आसपास ना एक स्टोर ढूंढ के रख लो, उसी की गली में कहीं पे, स्ट्रीट में कहीं आसपास, कहीं ना कहीं स्टोर लाजिम मिल जाता है, तो आप उस स्टोर का मेंशन कर सकते हो उन्हें कि ये स्टोर जो है ना वो आप मतलब यहाँ पे हम सेल करते हैं। तो हमारे पास एक स्टोर था, अपना था वो, एक स्ट्रीट में, हम वो यूज़ करते थे, उसकी बेसिस जो हमें अप्रूवल मिले थे। और अमेजोन की बात करें तो आपने ये नहीं कहना कि हाँ ठीक है जी यस हम अमेजोन पे सेल करते हैं, तो वो वहीं पे समझ जाएगा कि आप पाकिस्तानी बंदा मेरे पीछे पड़ गया है, और वो जो है ना अब अमेजोन भी सेल करेगा, और बस इसके अलावा कुछ कर नहीं सकता ये। तो आपने ऐसे नहीं करना, जब वो बात करेंगे तो आपने थोड़ा सा पोलाइट मतलब एक अच्छे तरीके से कैटर करना है, हैंडल करना है कि अब अमेजोन पे सेल मतलब हम करते हैं यस, लेकिन ब्रांड की परमिशन के बाद, और हमारा जो
सेल रेवेन्यू है वो मतलब बड़ा कम वहाँ से आता है, हमारा जो मोस्टली सेल रेवेन्यू हमारी वेबसाइट से आता है, हमारी मतलब इस तरीके से समझ ना, मतलब आप मेरी बात, मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि मतलब आपका जो सेल रेवेन्यू है मतलब वहाँ से आता है, और वो इस तरीके से आपने हैंडल करना है। ये नहीं कि आप एक वो आपको जी वो आपके डू यू सेल ऑन अमेज़न, आप आगे से कोई यस ऐसे नहीं कहना आपने, मतलब यस कहना है, लेकिन उसको थोड़ा सा ना एक तरीके से कहना है कि मतलब उससे लगे कि हाँ मतलब कोई चीज़ है जो आगे बंदा मेरे सामने है वो एक बड़ी कंपनी से बिलोंग करता है। हाँ जी सही। तो ये चीज़ें हैं, मतलब मैं इसको इंशाल्लाह मेंशन करूँगा, ट्राई करूँगा। तो बाकी ये है कि जो यूके से लिखते हैं कि जी यूके में स्टार्ट किया जाए, यूएसए में किया जाए, तो वो मतलब आप पे डिपेंड करता है कि आपके लिए कहाँ पे इजी है। तो मैं रिकमेंड करता हूँ यूएसए, क्योंकि यूएसए में ऑलरेडी कर रहा हूँ तो मेरे लिए वो इजी है। वहाँ पे कंपनी भी है, तो मतलब वहाँ पे ब्रांड अप्रूवल्स भी जल्दी मिल जाते हैं। तो वो इट डिपेंड्स मतलब। अच्छा दूसरा सर भाई, ये जो शीट आपने एक्सप्लेन की थी इसमें आपने जो 3PL वाला सेक्शन था उसमें हमने नो किया था, तो अगर 3PL हम यूज करते हैं तो उसमें फिर हम वो एडिशनल कॉस्ट भी इसकी कैलकुलेट करके ऐड करेंगे? जी जी, ये अब देखो ना, ये जैसे आइटम था ना, ये अब प्रेप होगा क्योंकि केस ऑफ 12 बिक रहे हैं इसके, तो ये केस ऑफ 12 है तो ये प्रेप होगा। तो अब मैं इसकी अब कैसे कैलकुलेट करूंगा, वो आपके पास जो प्रेप सेंटर है ना उससे आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। उससे आप जो है ना शीट लोगे, मैं आपको एक शीट मेरे पास एक प्रेप सेंटर था, मैं आपको अगर दिखा सकूं, मैं आपको अगर दिखा सकता तो उसकी शीट में एक सेकंड में देखता हूँ। मैं एक तो स्टॉप करता हूँ शेयरिंग, मैं आपको दिखाता हूँ। सेकंड रुकिएगा। सैफ भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई मेरा एक जो अभी क्लाइंट है वो यूएस का है, लेकिन वो उसका मतलब वो कहना है कि मेरा मेडिकल एटसेट्रा का इसमें एक्सपीरियंस है, वहाँ पे मेरा दोस्त डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह भी है। लेकिन उसके जो भी प्रोडक्ट है वो रिलीफ की है, मतलब यहाँ पे हम जो सजेस्ट करते हैं जो पेन रिलीफ वगैरह एटसेट्रा को हैं 2-3 ऐसे मिल जाएंगे, लेकिन बाकी जो प्रोडक्ट है वो इस तरह प्रोडक्ट है, तो क्या हम उस पे जा सकते हैं कि नहीं? देखो ऐसे आइटम्स जो होते हैं ना उनके लिए आपको चाहिए होता है मेडिकल प्रैक्टिशनर का लाइसेंस चाहिए होता है, ठीक है। अगर जी वो जी उनके पास है तो वो आप जा सकते हैं। इसमें दो चीज़ और होती है कि ये हेल्थ लाइफ सेविंग आइटम्स है, तो जी इसमें ये होता है कि अगर आपने आइटम वहाँ से सोर्स करना है जो मतलब वाकई मतलब एक ऑथेंटिक सोर्स हो, तो जी जी इसमें जो है ना अभी लास्ट डे भी क्वेश्चन हो रहा था कि मतलब क्या जो कस्टमर है वो आप पे कोई लॉ सूट का जो केस फाइल कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं कर सकता, वो कर सकता है। अगर आपने कुछ ऐसा आइटम बेचा है जो मतलब आपने कहा डॉक्यूमेंट्स में शो कर दिया कि हाँ मतलब बड़ा वो ठीक है, वो आपके टैबलेट खाने से मर गया या कुछ ऐसा सीन हुआ, इसको बीमारी हो गई, तो वो फिर आप पे केस कर सकता है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी है। तो अगेन वही चीज़ है कि हेल्थ एंड हाउस होल्ड की कैटेगरी है, यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। डाइटरी सप्लीमेंट्स हो गए हैं, टैबलेट्स हो गई हैं, तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, वो आपने सबमिट करने होते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स अगर आप अरेंज कर लेंगे तो आप कर सकते हो। और आई थिंक जो बंदा वहाँ पे डॉक्टर है या कुछ ऐसा काम करता है तो उसके पास दुकान है, तो वो वही वो चीज़ है। वो डॉक्टर नहीं है, लेकिन फिर भी वो कह रहा था कि मेरी मतलब इस चीज में थोड़ा से ताल्लुकात वगैरह है, मेरे फ्रेंड दोस्त हैं, तो वो आप और अकाउंट प्रैक्टिशनर और अकाउंट लाइसेंस बिल्कुल न्यू है, और प्रैक्टिशनर अकाउंट बिल्कुल लाइसेंस। न्यू है। हम स्टार्ट ही मेडिकल से कर लेंगे। बिल्कुल आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। और उसमें जो है ना वही मैं आपको बता रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट्स जो बेसिकली वहाँ पे होते हैं वो आप अरेंज कर लो और वहाँ पे सेल आपको अच्छी मिलेगी। नॉर्मली जो पाकिस्तानी है उनके पास ये इस तरह की डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने की बहुत मुश्किल होती है, तो आप वहाँ पे उनको अच्छी सेल लेके आ सकते हो, कंपटीशन बहुत कम है। मेरे बिल्कुल पास अभी बिल्कुल भी बस। शीट में यहाँ पे ब्रांड्स पड़े हुए हैं, और मैंने उनसे बात की तो उन्होंने देखा कि आप अपना मेडिकल प्रैक्टिशनर लाइसेंस लगा के दें, हम आपको भी अलाउ करेंगे, क्योंकि मेरे पास जी नहीं जी था मेरे पास, लेकिन आपके पास लाजमी होगा तो आप वो कर सकते थैंक यू सो मच, गॉट इट। हैं। ओके, मैं आपको सर जो भाई ये बताइए। जी जी एक सेकंड रुकिएगा, मैं ये आपको दिखा दूँ जो प्रेप सेंटर का जो कह रहे थे ना, ये एक प्रेप सेंटर है, जी ये मतलब काफ़ी लोगों को इसका पता भी होगा। तो ये उसने मुझे इस तरह की शीट भेजी थी, तो ये काफ़ी पुरानी है, मतलब 1-1.5 साल। तो यहाँ पे ये सारी कॉस्ट लिखी हुई है इस तरह से, ये मतलब प्रेप है भाई, बल्क अराइवल आएगा तो मैं कितनी कॉस्ट लूंगा इसकी, इंडिविजुअल आइटम आएगा तो इसकी कितनी होगा। तो जब आपके पास ये शीट होगी ना, तो जब आप उसकी यहाँ पे कॉस्ट खुद ही यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। तो आपके पास जब सारी की सारी कोड होगी ना आपके सामने, तो आप उसको
इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसमें सारा मेंशन होगा जी, शिप टू अमेजोन की कितनी कॉस्ट में लूँगा, अराइवल के कितने होंगे, रिटर्न के क्या होगा सीन, FBM का क्या सिनेरियो होगा, स्टोरेज की कॉस्ट होगी। तो ये सारा कुछ ये आपको प्रेप सेंटर प्रोवाइड करेगा, आपकी जो कॉस्ट है। ठीक है, तो पूछें आप, क्वेश्चन पूछें आप, एहसन पूछें। जी 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 साहब भाई, मैं ये पूछ रहा था कि सपोज कि जैसे मेरा क्लाइंट यूएस में है, वहाँ पे सिटीजन है वहाँ का, तो कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट हो सकता है कि बंदा रेजिडेंस हो यूएस का। और जैसे अभी मैं तो हम नॉर्मली हम यूएस में नहीं होते, लेकिन अभी वो बंदा वहाँ पे है, तो उसका कोई यानी कि कैसे वो हम उसको फ़ायदा ले सकते हैं, उठा सकते हैं, कि उसका वहाँ पे होने को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। यार मैं आपको एक बड़ी मजे की बात बताता हूँ, तो यूएसए का बंदा है ना, उसके अगर डिटेल्स के ऊपर अकाउंट बनाओ ना, तो आपको ना बड़ी कैटेगरीज इजीली अनगेट हो जाती है। मतलब वो अमेजोन या तो ऑटोमेटिकली अनगेट हो जाती है, बीइंग अ यूएस रेजिडेंट के ऊपर अगर अकाउंट बनाओ यूएसए के अंदर। बहुत बड़ा एक है, हम तो ढूंढते हैं ऐसे अकाउंट्स यार, ऐसे क्लाइंट्स मिले जो यूएस के रेजिडेंट हो, उनके वहाँ अकाउंट बनाओ, तो बड़ा इजी होता है वहाँ पे अनगेट करना। और मतलब इवन कि आप पेस्टिसाइड में भी जा सकते हो, मतलब ऐसी ऐसी कैटेगरी जो आम बंदा यहाँ पाकिस्तानी नहीं कर सकता ना, वहाँ पे भी जा सकते हो। बाकी जो यूटिलाइज करने की बात ये है कि वो आप प्रेप सेंटर की सर्विसेज, यस आप उससे एक बात कर सकते हो। हमारे पास भी हैं ऐसी एक लेडी हैं, वहाँ पे रहती हैं यूएसए में, हमें जानती हैं। तो मैंने कभी प्रेप सेंटर यूज़ नहीं किया है, ये वाला मैंने कभी भी यूज़ नहीं किया। मेरा जितना भी स्टॉक आता है सारा उनके पास जाता है, वो खुद ही काउंटिंग करती हैं, बॉक्स लेके आती हैं। तो मैं उसके बदले जो मैंने प्रेप सेंटर को भी देना है ना, जो पे करना है, उससे मैं कम ही देता हूँ उन्हें। तो वो भी खुश हैं कि ठीक है यार चलो, मतलब मैं काम कर रही हूँ तो मतलब मुझे उसके बदले में यहाँ रहते हुए मतलब कुछ ना कुछ मिल रहा है, और मैं खुश हूँ कि यार चलो मतलब मेरा एक बंदा अपना वहाँ पे रहता है, वो भी कम्पनसेट हो रहा है, और मेरा सामान जो है ना वो सेफ है और भी ज़्यादा। तो ये हो जाता है, मतलब ये कर सकते हो आप। जी, इस तरह है कि वो है पाकिस्तानी है, लेकिन वहाँ का सिटीजन है, ठीक है, यानी कि वो भी यानी कि ये अनगेटिंग में हेल्पफुल हो सकती है चीज़ें। अच्छा, ये हो सकता है कि मैं उन्हें कहूँ कि जी आप ब्रांड विजिट करें, उनके ऑफिस में जाएं, उनसे बात करें फिजिकली। ये भी हो सकता है, वहाँ पे आप फिजिकली विजिट करना तो एक चीज़ है, लेकिन जो ट्रेड शोज होते हैं ना वहाँ पे, अगर आप ट्रेड शोज में जाके पार्टिसिपेट कर लो तो दैट विल बी समथिंग जो आप कर सकते हो वहाँ पे। वरना फिजिकल विजिट जो है ना वो मतलब इतना कोई सूटेबल नहीं रहेगा। मतलब फिजिकल विजिट जो है ना वो आपको इतना कोई बेनिफिट नहीं देगा। चले, सही हो गया। वैसे ट्रेड शोज तो आजकल नहीं हो रहे यूएस में। हाँ, वो भी ऑनलाइन ही हो रहे हैं, वो भी जी। ऑनलाइन ही हो रहे हैं, वो जो हो रहे हैं। जी, चले, सही है। ठीक है, आई थिंक जी। वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट, सब कुछ कवर हो गया है। तो फिर क्वेश्चंस होंगे तो जो रह गए होंगे ये किसी के हैं, वो ये रिकॉर्डिंग में शेयर कर दूंगा, तो वो ग्रुप में पूछने। फिर बाकी आप लोग जब नेक्स्ट टॉपिक को सजेस्ट करेंगे तो फिर हम उस पर नेक्स्ट कोई सेशन कर लेंगे। मैं ट्राई करता हूँ कि मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए कि हम मतलब वीक में 2 सेशन किया करें, दरमियान भी एक किया करें। एक सेशन होना चाहिए एक टॉपिक के ऊपर, एक होना चाहिए कुछ जनरल क्वेश्चन आंसर के ऊपर। तो एक दिन हम क्वेश्चन आंसर ले लें सारे, और एक दिन जो है ना वो एक टॉपिक को डिस्कस कर लें, देखते हैं ऐसे भी। तो बाकी ठीक है, आई थिंक कवर हो गया सब कुछ। चलें, ओके जी, ओके, फिर अल्लाह हाफिज़। जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। सर भाई ये लेक्चर रिकॉर्ड है ना? जी जी, ये लेक्चर रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड मैं कुछ रिकॉर्डिंग शुरू शेयर कर दीजिए। थैंक यू डी, अल्लाह हाफिज़। ओके।